One is the North Pole and the other is the South Pole. So we are looking forward to listen to their conversation. They have a lot to share. Welcome, Swaransh. Thank you. Thank you. Pankaj, over to you. Thank you, everyone. I hope everybody is doing great, and it's really good to have you, Saransh. It's a pleasure. Welcome to Seher Gapastek. हम लोग बहुत सारी भी बातें करने वाले हैं, कुछ एक्सचेंज करेंगे और बहुत इनफॉर्मली रहे, बहुत फॉर्मल बातचीत, बट let it be like a friendly conversation to everybody who's watching us, and let everybody take something away from here. That's brilliant. So, about I would like to say something about Saransh सबसे पहले कि ना एक लगभग 350 साल की एक परंपरा, जिसका एक नाम बनारस घराना एक, और आप उसके 6th जनरेशन से आप बिलोंग करते हैं, एंड आपके दादाजी श्री हनुमान प्रसाद जी और आपके गुरुदेव, आपके पिता पंडित साजिद मिश्रा जी आपके पिता हैं, और मैं इतना फॉर्चुनेट हूँ to speak to you, to let the world know that हमारे बीच सारांश है जो म्यूजिक कर रहे हैं, उसके उससे रिलेटेड जो उसकी दुनिया है उसको खंगाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और जिनका अपना एक इतना बृहद बैकग्राउंड हमेशा जो वो कैरी करते हैं अपने साथ. सो इस आप चूंकि गायकी की सारी बात है, तो शुरुआत में कुछ हो जाए, पहले पहले आपसे कुछ सुन लें और फिर आपके मुंह से कुछ शब्दों को वैसे भी सुने. जी जी. एक अभी हाल ही में हमने केसरिया रिलीज किया था, तो उसके पहले की 4 लाइन और कुछ केसरिया में आप लोग के लिए गुनगुनाता हूँ. क्या बात. सावन आए मोरे साजना हो अखिया अखिया मेरी तरसी प्यासी अब तो केसरिया आवो पधारो मारे देश रे पिया प्यारा बाल आवो पधारो मारे देश रे. अरे वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या बात है. ये और ये मुझे इतना पसंद है केसरिया बालम पर्सनली, और इतनी बार जो लोग हमें देख रहे हैं उनमें से बहुत लोग जानते हैं कि शहर जो संस्था है, हमने बहुत सारे नाटक किए हैं जी, और नाटक में हमने हमेशा म्यूजिक का बहुत इस्तेमाल किया है. अरे और आई थिंक भारत में बहुत सारे नाटकों में केसरिया बालम जरूर कभी ना कभी किसी न किसी चरित्र में गाया है. वो ऐसा आवाहन है इसका. बिल्कुल बिल्कुल. इट्स काइंड ऑफ एंथम फॉर ऑल ऑफ अस म्यूजिशियंस. कभी ना कभी जीवन में एक संगीतकार, चाहे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो, चाहे गवैया हो, कहीं कहीं जगह पे डांस भी, क्लासिकल में इस केसरिया बालम को हमेशा बहुत ही महत्व दिया गया है. और ये जो ट्रैक अभी मैंने आपको बात करी पंकज जी, जिस तरीके का मैं म्यूजिक करना पसंद करता हूँ, जो कि मैं सोचता हूँ कि
थोड़ा सा जॉनर से रहित होके बात मैं सोचने का प्रयास करता हूँ कि एक म्यूजिक को डेवलप बिल्कुल। करने का। तो हमारा प्रयास यही था कि ये केसरिया हम किसी अलग अंदाज में करें। तो YouTube का लिंक हम जरूर आपको भी मैंने शेयर किया है, हम शहर पे भी डालेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो भी हमें आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी इस केसरिया को सुने, क्योंकि क्या होता है कि नयापन ढूंढना बड़ा मुश्किल है और कुछ भी नया है नहीं, हम खाली डिस्कवर करते हैं। हमारा यही मानना है, मतलब मेरा पर्सनली बिलीव है कि हम डिस्कवर करते हैं नई नई चीजें। तो इस केसरिया को मैंने 4/4 रिदम पे किया है, जबकि ये केसरिया हमेशा यूजुअली 6 या 7 बीट्स पे गाया जाता है। करेक्ट करेक्ट हारो मारे देश करेक्ट, बिल्कुल की, सही। पर हमने यहाँ पे थोड़ा पैटर्न चेंज किया है, इसको किया है पद, वो 1 2 3 पधारो मारे देश, इसका हाँ हमने हाँ, ओके। 4 बीट का अंदाज लिया है। तो आप उस ट्रैक को सुनेंगे तो आपको बहुत ही एक म्यूजिक का अंदाज आपको समझ में हाँ, और मुझे रस लगता है कि ये जो ढूंढाई है आपकी, ये जो आप जी म्यूजिक में अपने लिहाज से चीजों को ढूंढ रहे हैं, उसमें जो पूरी तरबियत रही है आपकी, जी उसमें जरूर उसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हाथ है। मैं ये जैसे बचपन से हम ना सुनते आए कि है जयपुर घराना, बनारस घराना, है ना, ये सारे घराने हैं, लेकिन कभी ऐसा जानने का कुछ ऐसा मोमेंट या कोई अवसर वैसे मिला नहीं है। आप हमें थोड़ा बनारस घराने के बारे में तो जरूर बताएं, और बनारस शहर के बारे में भी बताएं। वो शहर मुझे बहुत जादुई, बहुत मायावी वो शहर है, बहुत संगीतमय है। क्या लेजेंड्स हुए हैं उस धरती पर, बनारस की धरती पर। अरे और क्या बात है। तो थोड़ा देखिए बनारस घराने के बारे में आप हमें थोड़ा-सा बताएँ, और हमें थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहे, तो मज़ा आए सुनने में कि क्या है? जी, मैं बिल्कुल अपने आज शुरू करने के पहले हमारी बातचीत में यही कहना चाह रहा था कि ये मेरी सोच है और कहीं न कहीं कहीं किसी से हो सकता है किसी के सोच से ये मैच ना करे। तो उसके हुँ, लिए मैं हुँ, आपसे क्षमा चाहता हूँ अपनी बात शुरू करने के पहले। क्योंकि क्या है कि हर आदमी अपने एक्सपीरियंसेस से अपने शहर को, अपनी जगह को देखता है। मैं बिल्कुल पर्सनली सही। बहुत बिलीव रखता हूँ कि मैं जेन्युइनली बड़ा इंडियन हिसाब किताब है मेरे अंदर, बनारसी भी है। मेरे पिता बनारस से, मेरी माँ लखनऊ से हैं और मेरी परवरिश दिल्ली में हुई है। तो हुँ, दिल्ली का भी मुझे एक वो एक शैडो मिला, अपने असर रहा है। हुँ, असर है उस चीज का। और जैसे ही बनारस पहुंचते हैं तो बनारसी मिजाज तुरंत वहां पे, जो मिजाज है ना, वो मिजाज में बदल जाता है। तो सबसे पहला करेक्ट, हाँ, जी आपको यही मैं बताना चाहूंगा बनारस के बारे में हुँ, कि देवभूमि और संगीत का एक महानगरी होने के नाते, हुँ, इनफैक्ट इस बात पे अभी मेरे दिमाग में ये बात है कि बनारस एक ऐसा रसा स्वादन की जगह है हुँ, जहाँ पे आप खुद से मुलाकात कर सकते हैं। हुँ, मतलब कि आपका मेल अपने आप से होता है, आपकी खोज अपने आप से होती है। जैसे कि बनारस की गलियां हैं, ऐसी बहुत हुँ, सारी गलियां आपके मन के भीतर भी है, कुछ अंधेरी हैं, कुछ उजाली हैं। और अचानक से वो अंधेरी उजाली गलियों को आप क्रॉस करके जब गंगा के घाट पे पहुंचते हैं तो आपको एक बहुत ओपननेस महसूस होता है, वहां पे आपकी बिल्कुल सही। अपनी फिलोसफी जागती है। तो शहर बनारस बहुत बहुत स्वीट शहर है, बहुत मीठा जगह हुँ, है। और वहाँ की गालियाँ भी जो हैं वो बड़ी मीठी लगती हैं करेक्ट, और बुरा नहीं लगता है। और बड़ा ही इस शहर के लोगों का, हाँ इनफैक्ट हाँ ठीक है, ये बात मैंने सोची थी इस बारे में बात करने की कि कोई भी आर्टिस्ट ऑडियंस की वजह से होता है, इसी तरीके से हर शहर उसके लोगों की वजह से होता है। हुँ, बनारस शहर उसके लोगों की वजह से बहुत मायने रखता है। उन वहाँ संगीत को पिए जाने की बात करी जाती है, सुने जाने की नहीं बात करी जाती है। जैसे पिताजी लोगों से बचपन से सुनते आए हैं लोग कि हुँ, बेटा यहाँ संगीत को पीते हैं लोग, सुनते नहीं है या देखते नहीं है, उसको पी रहे हैं। तो लोगों का बहुत प्रभाव है कि वो मिठास उस शहर की बरकरार है, क्योंकि वो देवभूमि है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बहुत सारे आर्टिस्ट जितने भी हिंदुस्तान के या बाहर के लोग रहे हैं, आज भी आके वहाँ पे मिलते हैं, जुलते हैं, आपस में एक दूसरे से अपने ज्ञान को एक्सचेंज करते हैं। तो एक ऐसा शहर जहाँ से कि आर्टिस्ट ना सिर्फ बन के निकले हैं बट असेंबल भी किए गए हैं। हुँ, हुँ, एक ऐसा शहर है
कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कि टप्पा गायकी जो है वो पंजाब के टप्पा शहर से बनारस तक पहुंचता है, और वो एजुकेशन जो है वहाँ के गुरुजन मिलके बनारस के और टप्पा जो लेके आए, वो आपस में बैठते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं और उस टप्पे को और सजाया जाता है। अरे वाह। अब सजाया किस तरीके से जाता है कि टप्पा अपने आप में एक बड़ी बहुत ही फास्ट और बहुत ही बदमाशी रखने वाली चीज है, हरकत रखने वाली चीज है, जिसमें जितनी ज्यादा छेड़खानी, थोड़ी टीजिंग है उसमें। हाँ, टीजिंग है उसमें, मतलब उसकी गायकी के अंदाज में रुकती नहीं है। तो वो बनारस पहुंचती है और बनारस में उसको थोड़ा सा ठहराव दिया जाता है। और फिर वो टप्पा क्या है कि अभी एक नॉर्मल सी बात है कि अगर मैं सिर्फ अपनी बातों को करता जाऊं और एक ही लेवल पे उसको बोलता जाऊं, तो हो सकता है कि वो कुछ बातें अनसुनी हो जाएं, लेकिन इसी बात में अगर मैं ठहराव लेके आ जाऊं थोड़ा सा, तो वो और सुनने के लायक हो जाती है। तो ये बनारस घराने की है। बाकी मैं घराने में और जॉनर में बहुत ज्यादा विश्वास रखता नहीं हूँ। ये मेरे लिए सिर्फ एक इसी थॉट के चीजें हैं कि हमारा स्कूल है, हम बनारस को बिलोंग करते हैं, आप आए हैं, आप जयपुर घराने से। संगीत हर जगह है, संगीत की पूजा हर जगह होती है, अपने अपने अंदाज में लोग उसकी प्रार्थना करते हैं। अब आज मैं शिव को मानता हूँ, लेकिन मैं महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखता हूँ, तो ये मेरा एक अपना घराना ही तो कहलाएगा कि भाई मेरी एक सोच है, दिस माय स्कूल ऑफ थॉट्स। तो ये इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये घराने के चक्कर में काफी बात विवाद हुआ है। क्यों होता है ये ऐसा? क्योंकि हर आदमी को अपने मटेरियल को कहीं ना कहीं सेल करना है। सेल इन नॉट इन द सेंस कि हम पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, हम लोग कमाना चाहते हैं, या हम किसी का भरोसा या प्यार कमाना चाहते हैं। तो ऐसी बातें चालू हो जाती है कि ये घराना उस घराने से ऊपर है या नीचे है। ऐसी कोई बात नहीं है, हर घराने की अपनी एक मिठास है। पर मैं बनारस घराना का हूँ, तो इस वजह से मैं बनारस घराना का झंडा लेके घूमूंगा ही डेफिनेटली। और मैं कहना चाहूंगा कि मुझे एक बात बनारस घराने से जो प्राप्त हुई है वो है शांति। क्योंकि मेरे लिए बनारस जाना या बनारस में रह के उस घराने को निभाना नहीं है, मेरे लिए बनारस घराना है जहाँ मेरे पिता और मेरे गुरु हैं। तो हम बनारस से दिल्ली आ गए, लेकिन हम उस बनारस घराने के तौर तरीके, जो पूरी असेंबलिंग है हमारी, वो हमारे पिताजी लोगों से हमको मिलती है। और उसमें हमेशा एक ही बात समझाया जाता है, बेटा शांति। तो ये शांति मुझे प्राप्त हुई है बनारस घराने से। अरे वाह, मतलब मुझे तो ये लगता है सारांश भाई कि जिसके जिन ये महान विभूतियां हैं, जिनके बारे में लोग सुनते हैं, जिन्हें यूट्यूब पे बार बार उनके वीडियोस देखते हैं लोग, जैसे मैं खुद मैं बहुत बहुत प्रेम करता हूँ मैं दोनों गुरुजनों से। मैंने हमेशा बहुत हृदय से सुना है, और बहुत मुझे लगता है कि कोई संगीत से चूंकि हम थिएटर से हैं तो संगीत से कनेक्टेड हैं, तो मेरे लिए बहुत आदरणीय है पंडित राजेंद्र मिश्र, साध मिश्र दोनों ही। और मुझे लगता है कि जैसे अब ये तो मेरी तरफ से है कि मुझे ऐसा लगता है, और मैं अपनी दुनिया में उन्हें यूं देखता हूँ, तो यू आर बॉर्न इन दैट फैमिली, है ना। एंड समहाउ आपने उसका, मेरे सवाल का एक अंश ऑलरेडी आपने जवाब दे दिया है मुझे, तो फिर भी मुझे लगता है कि और सुनने वालों के लिए, जैसे हाउ डज इट फील टू यू टू बी अ पार्ट ऑफ सच ह्यूज गॉडली मैन, आई वुड से, क्योंकि संगीत से जो वो करते हैं वो शांति ही है। जब हम सुनते हैं तो मुझे बहुत सुख की अनुभूति होती है, मुझे बहुत आनंद मिलता है। कुछ बहुत खास है इनकी गायकी में, गुरुजनों की गायकी में। तो हाउ डू यू फील टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली? एंड ऑफ कोर्स यू कैन एक्सप्लोर योर एरियाज, हर इंडिविजुअल की अपनी एक जर्नी है, एक यात्रा है। in the core he is your father, he is your guru. So थोड़ा सा, क्योंकि अब वो तो फादरहुड से आगे, तो आप लोगों ने गुरु शिष्य का भी एक रिलेशनशिप जिया है। जी बिल्कुल। तो हमें जो है ये जो ट्रांजिशन रहा होगा, उसमें कैसे स्मूथली आप लोग बैक एंड फोर्थ आते जाते हैं, उसके बारे में थोड़ी मजेदार बातें हो जाए, कुछ ट्रिविया हो जाए, कुछ यादें हो जाए, और मजा आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है ये बात कहना, और बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं इस चीज को कि कुछ तो अच्छे कर्म रहे होंगे
कि अपने मेरे पिता और ताया जी राजन साजन मिश्रा जी के घर से भी जुड़ा हूँ, और प्लस मम्मी के साइड से महाराज जी से, बिरजू महाराज जी से भी जुड़ा हूँ। तो ये तो मतलब मैंने पता ही नहीं क्या ही कर्म किया होगा पिछले जन्म में कि जो उसका रसा स्वादन करने के लिए अब मैं इधर ऐसा जन्मा हूँ। तो ये आप मतलब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ये बहुत ही अनएक्सप्लेनेबल थॉट है। लेकिन बहुत एक भाव की मजेदार, बात है ये। नहीं बहुत प्राउड बात है, और मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज के लिए कि देखिए बहुत किस्म के आर्टिस्ट हैं पूरे पृथ्वी पे, मैं किसी को खराब या अच्छा या उससे अच्छा ये नहीं कहूंगा, लेकिन जो मेरे अपने झोली में, मेरे अपने आर्टिस्ट, मतलब मैं जिनके झोली में आया हूँ, वो आर्टिस्ट के बाद वो सिर्फ आर्टिस्टिक नहीं है, वो बहुत ह्यूमन है, बहुत इंसानियत है इन लोगों में। वो इंसानियत से हम लोग पले बढ़े हैं, मतलब कहीं से भी ऐसा कमी नहीं हमें रखी गई, या कहीं से भी ऐसी कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं रखी गई कि जिसकी वजह से हमें तकलीफ पहुंचे, जबकि वो खुद कितनी तकलीफों से आगे बढ़े हैं, वो बताते हैं इस तरीके से। ये बात हमारी गाने बजाने के बीच में होती है। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कट शॉर्ट, कि गंडा बंधित शागिर्द होना, वो मैं अपने दादाजी का, हनुमान जी का, और अपने बड़े पिताजी राजन जी का हूँ। पिताजी से गंडा बंधन नहीं हुआ है, लेकिन गुरु तो वो भी हैं। बिल्कुल। अब होता क्या है कि अब सीखने बैठे दादाजी से, तो दादाजी से मैं बचपन में काफी पहले तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार और शय मिली है, मुझे बहुत ज्यादा पैम्पर्ड, आई हैव बीन अ वेरी पैम्पर्ड बेबी इन माय फैमिली। मैं भैया लोगों का भी नाम लेना चाहूंगा, उन लोग को भी नहीं मिली, रितेश पंडित, रितेश रजनीश मिश्रा जी को, उन लोग को भी उन लोग को भी बहुत स्ट्रिक्ट गाना बजाना उस समय हुआ है। मैं थोड़ा नॉटी रहता था, तो मुझे खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट था, और बीच बीच में पिताजी मुझे कान पकड़ के, मतलब वैसे नहीं जोर से हटना, कान पकड़ूंगा तुम्हारा, जाके बैठो दादाजी से सीखो, जब हम बनारस जाते थे अपने समर वेकेशन में। तो एक दिन मैं बैठ के सीख रहा था। अच्छा, दिल्ली में बड़े पिताजी से थोड़ी थोड़ी क्लासेस चल रही थी, तो दिन में राग चल रहा था जौनपुरी, और जौनपुरी राग में मैं आपको बताता हूँ, इसी के साथ एक जौनपुरी का बड़ा ख्याल में बताता हूँ कि मुझे गाना ही पड़ेगा इस सीक्वेंस को बताने के लिए। तो ऐसा है कुछ, जबकि ये दिन का राग है, हम शाम को गा रहे हैं। रे रे तो बंदिश है, बाजे झन झन पायलिया राज दुलारी डोले गनवा बाजे अभी मेरे दादाजी मुझे, तो यहाँ पे एक जगह है, पायलिया राज दुलारी डोले, अब दादाजी सिखा रहे हैं, आंगनवा, तो मैं चुप, कह रहे बनारसी में मुझे बोले कहा कहो, मैंने कहा जी आंगनवा, ये कह दिया मैंने। जो हम कह रहे हैं वो कहो,
आंगनवा। मैंने कहा कि ये ऐसे नहीं है। अब दादाजी और मैं मुश्किल से रहूंगा 11-12 साल का, तब अरे कैसे है, मुझसे बोले तब कैसे है ये। मैंने कहा नहीं, वो बड़का पापा, बड़े पिताजी तो ऐसे गाते हैं। कह रहे अरे तुम्हारे बाप लोग मूर्ख हैं, हमसे सीख रहे हो कि उनसे सीख रहे हो। हे ईश्वर। अब ये बात जाके मेरे दिल को लग गई बड़ी जोर से हाँ, कि अब तो दादाजी से सीखना नहीं है, अच्छा। पिताजी लोगों को ऐसे बोल रहे हैं। तो शाम के वक्त, ये देखिए इस बात के पीछे बहुत बड़ा एक ज्ञान छुपा हुआ है, वो ज्ञान मैं डिस्कस करना चाहूंगा व्यूअर्स के साथ, आपके साथ। तो पिताजी शाम को आते हैं और मम्मी उनको बताती हैं कि आज डांट पड़ी है गाते समय। तो बोले अच्छा क्या डांट पड़ी, तो मुझे बुलाया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं सीखूंगा उनसे। तो कह रहे क्यों, हुआ क्या। मैंने कहा कि वो ऐसे गा रहे थे, पर पापा से तो मैंने ऐसे सीखा है। कि तुम क्या बोले। मैंने कहा कि नहीं बब्बा ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो कह रहे वो क्या बोले। मैंने कहा बोले तुम्हारे बाप लोग मूर्ख हैं, तो आप लोग को मूर्ख बोल रहे हैं, मैं नहीं सीखूंगा। तो इतना हंसे पापा, कहते अरे बेटा, बड़ा प्यार से मुझे समझाए। कहते वो हमारे भी गुरु हैं, बड़े पिताजी उसको अपने अंदाज में इम्प्रोवाइज करके गाते हैं, है वही। और जो वो कह रहे हैं उससे सीखो, उस बात से, वो हमारे भी गुरु हैं। और बैठ के बड़ा समझाए। मुझे एक दिन लगा, फिर मैं नेक्स्ट डे, मतलब एक दिन छोड़ के जब गया, तो दादाजी मुझसे पूछे कल कहाँ रहला। मैं कहा नहीं, वो कुछ खेल रहा था और ये सब हुआ। सेम बात मैं जाके बड़े पापा से भी जब मैंने बोला, कि मैंने कहा कि अच्छा वो पापा ने बताया होगा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बनारस में क्या हुआ, तो मैंने कहा ये हुआ। तो वो भी इतना हंसे। देखिए क्या है, एक पिता ही ये बात आपको समझाते हैं, पेरेंट्स आपके ये बात आपको समझाते हैं, आप कि दादा से आपकी अगर कोई ऐसी बात हुई है, तो उस चीज को तुम किस तरीके से लोगे, क्या उसका आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए। कुछ कुछ जगहों पे ऐसी भी बात हो जाती कि अगर वो बोलते कि चलो रहने दो, मत सीखो, तो शायद मेरे मेरे अंदर जो वो जो नरमी पैदा हुई है, उस गुरु, मतलब जो पिता दादाजी की जो नरमियत थी गाने बजाने की, वो नरमियत उनके साथ रह के ही मिली है। तो ये बहुत छोटी छोटी बात होती है जिसके ऊपर आप अगर ध्यान दें तो आपका जीवन, मैं नहीं बोलूंगा। मेरा मेरा तो ख्याल है कि ये सबसे बड़ी बातें हैं जी बहुत। जिन्हें बेसिक जो हमें बेसिकली लगती है कि यार ये छोटी बात है, पर मुझे लगता है कि गुरु वो पिता के रूप में हो, वो किसी भी रूप में हो, and I think when they transmit into you, they don't just transmit what you are learning there per se, but जी they also transmit life, the understanding. मुझे बिल्कुल लगता है कि वो तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है एज सच। वो तो जब वो कहेंगे, जैसे वो कहेंगे, वो आपके अंदर वो राग, उसके साथ में उसका अंदाज, उसका भाव, उसकी दुनिया, मतलब वो अभी कंप्लीट इन्फ्यूजन होता है आपके अंदर। आई थिंक वो बिल्कुल किसी बहुत बिल्कुल बड़ी आप बात है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई मिमिक्री करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो अंदाज जो उनका कहने का था, और वो अंदाज हम्म, को मैं हम्म, आज अपने पिताजी लोगों में देखता हूँ। हम्म। वो पूरा शरीर का आर्ट है कि बाजे झना हाँ, झना, वो जो उसका अंदाज है, उसकी मुलायमियत है, ये लोग क्या डांसर से कम है? नहीं। बड़े पिताजी भी ये तो बोलते हैं कि सिर्फ सुनाया ही नहीं, दिखाया भी, मतलब पूरा महसूस करवा देने वाली बात हुई है। तो मैं देखता वाह। हूँ बड़े पापा हमेशा समझाते हैं कि बेटा, मैं जब भी ठुमरी गाता हूँ तो मेरा हाथ का अंदाज ऐसे घूम के आता है। वो अंदाज मैंने लिया है बिरजू महाराज जी से, कि वो क्या बॉडी मूवमेंट आएगा, वो आर्ट है, वो डांस है। बेशक आप शायद गाना चलाएं तो ये ऐसे एज अ प्रोफेशनल डांसर नहीं नाचेंगे, लेकिन इनका गाते समय जो आप शरीर का मूवमेंट देखिए कि क्या, ये सब चीजें गुरु शिष्य परंपरा की चीज है। बशर्ते कि शिष्य के अंदर भी देखिए, ये सीखने की बात है कि हमेशा से ये बताया जाता है, हमें बताया गया है कि देखिया परखिया सीखिया, तब तो आप शागिर्द बने। आपको शागिर्द बनने के लिए पात्र बनना जरूरी है। बिल्कुल। और इसी बात से रिलेटेड एक और मेरे पास एक बहुत मजेदार एक बातचीत अरे प्लीज। का आ, हाँ। मतलब एक मूवमेंट है मेरा और मेरे पिताजी के हम्म, साथ, वो भी देख रहे हैं हमें। अरे और वाह।
तो हुआ यूं कि मैं अपने कमरे में रियाज कर रहा था और पापा आते हैं और बैठते हैं गाना सिखाने के लिए। उसमें गाना चल रहा है, तो वो कुछ कह रहे हैं कि जैसे सा ग म ध नि सा ग म ध ग म ग सा ग म, तो वो आलाप करा रहे तो मैंने किया फिर उन्होंने क्या, चलो इग्नोर कर दिया गुरु ने, तो मैंने कहा तो 2-3 बार के बाद वो मुझे बोले, अरे यार जो मैं गा रहा हूँ वो क्यों नहीं गा रहे हो? तो प्रश्नकांत बचपन से रहने के नाते मैंने उनको बोला, मैंने कहा पापा आप तो अपना ख्याल गा रहे हैं, मैं अपना ख्याल गा रहा हूँ, तो आप अपनी गायकी को मुझ पर इम्पोज क्यों कर रहे हैं? अब देखिए मजेदार बात यहाँ उस बात का जवाब आता है कि पिता और गुरु, ये भी इस बात को भी कम से कम 15-16 साल हो रहे होंगे। अब मेरी गलती वहां ये थी कि मेरे पिता अभी पिता नहीं है, अभी वो गुरु है, तो मुझे उनकी बात समझनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि मेरा पिताजी लोगों से प्रेम और दोस्ती भी इतनी ज्यादा है कि वो पहले तो थोड़ा नाराज हुए और उठ के बाहर चले गए कमरे से। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गया, नाराज कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो सही हूँ, क्योंकि हम सबको लगता है कि हम सही हैं। खोज बंद नहीं करनी चाहिए। उसी पल, जिस पल वो बाहर गए, उसी पल मुझे रियलाइज हुआ कि बात यहाँ पे ये है कि जो गुरु तुम्हें दे रहा है तुम उसको भी अपने पास रख सकते हो और तुम्हारी अपनी इम्प्रोवाइजेशन को उसके ऊपर ले जा सकते हो, तो 4 नई और चीजें कर सकते हो। अब अगर उनका दिया हुआ ज्ञान मैं ठुकरा दूं और मैं सिर्फ अपना ज्ञान रखूं तो मेरे पास तो इतना ही हो गया। गुरु का ज्ञान मिला के तो मेरे पास मेरा एरिया ऑफ इम्प्रोवाइजेशन और बढ़ जाएगा। जब तक ये थॉट प्रोसेस हुआ तब तक पिताजी वापस अंदर आए, कहते हाँ यार बात तो तुम ठीक कह रहे थे। ही अग्रीड। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं बैठिए, मेरे से गलती हुई है। कहते नहीं अब क्या है? तो कह रहे, मैंने कहा नहीं ये गलती हुई है मुझसे। तो पापा कह रहे हाँ ये बात भी ठीक है, तो चलो फिर से गाते हैं। अरे तो अरे वाह, आध्यात्म और ये इतना मेरा पिताजी लोगों से शेयर करता हूं मैं। बहुत मजेदार चीज है जो हमेशा मैं बोला करता हूँ बड़े पापा को, अपने नाना को और अपने पिताजी को, कि लोग जो आप लोगों को देखने और छूने के लिए तरसते हैं, आज मेरा भाग्य देखिए कि मैंने बड़े पिताजी को देखा है अपने शूज संभालते हुए, अपने कपड़े संभालते हुए और ये सब करते हुए, मतलब कोई भी घर का जो नॉर्मल रेगुलर काम है। या मेरे नाना जी बैठे हुए हैं, वो शायद स्टेज पे अपने आप को ऐसे खुजली नहीं करे, लेकिन मैं उनको खुजली करता हुआ देखता हूँ। तो इससे अच्छा धन भाग क्या हो सकता है कि जो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं वो मेरे आजू बाजू आसपास घूम रहे हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं उस सेलिब्रिटी से भी बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, क्योंकि आज मैं बैठा हूँ आपके साथ गाड़ी में, हम लोग और आप तो पैम्पर किए जाते हैं उनके द्वारा, से यू आर पैम्पर्ड बाय देम। हाँ, आई एम पैम्पर्ड बाय, मतलब अगर 5 करोड़ लोग एक इंसान को प्यार कर रहे हैं तो वो एक इंसान मुझसे प्यार कर रहा है, तो 5 करोड़ एक हो गया। तो ये सोच अगर हमेशा हर आदमी अपने जीवन में अपनाए तो बड़ा उम्दा जीवन उसका निकलता है। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ इस चीज के लिए कि ये बातें मेरे अंदर पिरोई गई हैं। आप एक बड़ी खास बात मुझे लगती है, आई थिंक, क्योंकि आप ऐसे मोमेंट्स हजारों होंगे आपकी लाइफ में, है ना? बट जब आप दोनों गाने के लिए बैठते हैं, जी, मतलब मुझे कोई एक ऐसा खास गीत या भजन या कोई ऐसा टुकड़ा, कोई ऐसा ख्याल कि जो आप लोग गाते हैं तो आप दोनों ही इक्वली एंजॉय करते हैं, और उसमें कुछ भी एक, मतलब आई वुड लव टू हियर कि क्या पंकज होता जी, है और कैसे समय आप समय उनका रोल प्ले भी करें और अपना भी गाएं, दोनों ही करें। नहीं नहीं, वो उनका रोल प्ले होना बड़ा ही कठिन काम है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम श्योर। एक पल ऐसा आ जाता है कि जब वो गाने, एक तो अभी हाल ही में पीछे भी एक इंटरव्यू में मैंने एक बात, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी लर्निंग कहाँ से स्टार्ट हुई। आज मैं ये बात बोल सकता हूँ कि अब लर्निंग स्टार्ट हुई है, क्योंकि अब मैंने लर्न किया है कि लर्निंग है क्या। इसके पहले सिर्फ खिलवाड़ था। मैं बैठ क्या के बात। गाना गा रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बिल्कुल सुर में कोशिश कर रहा हूँ लगाने की, और पिताजी लोग आके बैठते हैं गाने के लिए, और उस समय ये जो तानपुरे हैं वो उनके सामने बेसुरे लगते हैं।
वो इतने प्योरिटी का सुर है। आप इन लोगों के परफॉर्मेंसेस में भी देखिए कि ऊपर का सा जब जाके लगता है तो एक समय वो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये तानपुरे और हारमोनियम की आवाज जा रही है कि वोकल की आवाज है कि क्या है, वो इतना विलीन हो जाता है उस जगह पे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मैंने कितनी तो बार महसूस किया है ये। वो रोल प्ले करना बड़ा कठिन काम हो जाएगा। मैं आप बिल्कुल सही कह इसके शुरुआत के लिए मैं आपको मतलब मैं गाने के लिए ऐसे क्योंकि रहे हैं। हमारा हाँ, गाने बजाने का टॉक शो है, अ, हमें बचपन से सिखाया जाता है, ये ट्रेनिंग कहीं ना कहीं और जगहों पे लैक कर रही है। तो तराना और सरगम हम्म, दो चीजें हमेशा बच्चों के लिए बनाई गई है ताकि हम्म, वो इससे इसकी वजह से उनकी जबान साफ हो जाए। जैसे बिल्कुल। यमन का तराना है जो हमें सिखाया जाता था, सिखाया गया है। हम्म, आई होप तबला और कुछ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी सी आवाज आ रही है उसकी। हाँ, हाँ, नहीं। देखिए कितनी मजेदार चीज है। हम्म, पहले मैं गाता हूँ जैसे हम गाते थे, हम्म, और मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से पापा लोग गाते हैं वो होगा नहीं, ये साफ बात। लेकिन क्या पर्सनालिटी डिफरेंस है। हम्म, ओ दे नात तेले ताना दे रे त देर ना, ओ दे नात तेले ताना दे रे त देर ना, दीम ता दिया ना रे दानी दीम त देर ना ताना दे रे ना, दीम दूम का ओ दे नात तेले ताना दे रे त देर ना, ओ दे नात तेले ताना दे रे त देर ना, दीम ता दिया ना रे दानी दीम तदे ना ताना तेरे ना, दीम दूम ताओ दे ना तेरे ताना तेरे तदे ना। क्या एक्शन है, देखिए वही सिंपल चीज है। ओह, तेले लाना क्या बात है। दी, तेले लाना दी, तेले लाना दीम तदीम दीम दीम, ओ दे ना तेले ताना तेरे तदे ना, दीम तदीम ता दिया वाह, वाह, वाह। ni dim ta de na ta na de re na, dim dum ta o de na te te le ta na de re ta de ना। अब इतना मजेदार बात है, एक मिनट जरा शांति करते हैं यहाँ पे। तो ये बचपन अरे की, वाह। अब एक मालकोस की चीज है सरगम के लिए, हम्म, हम्म, वो भी बड़ी मजेदार है। सा नि ध मग सा नि ध मग सा नि ध मग सा नि सा ध नि सा ग नि सा ग म ध ग म ग ग सा नि सा नि ध मग सा नि ध मग सा नि ध मग सा नि सा ध। अरे गलत जगह, हाँ दिन दिन ना दिन दिन सा नि ध मग सा नि ध मग सा नि ध मग सा नि सा ध नि सा ग नि सा ग म ध ग म ग ग सा नि सा नि ध मग सा नि ध मग सा नि ध मग सा नि सा ध नि सा ग नि सा ग म ध ग म ग ग सा नि सा म ग ध म नि ध सा नि ग नि सा नि ध मग सा नि ध मग सा नि ध मग सा नि सा ध नि सा ग नि सा ग म ध ग म ग ग सा नि सा ग म ध नि सा नि सा ग ध नि ध नि सा ग म ध नि सा नि सा ग ध नि ध नि सा म ग म ग सा म ग म ग सा म ग ध म नि ध सा नि ग नि सा नि ध म ग सा नि ध म ग सा नि ध म ग सा नि सा ध म ग सा नि सा ध म ग सा नि सा ध। अब अरे वाह, वैसे यमन से वाह, वाह, वाह। उसमें छलांग मारना बड़ा खतरनाक था, बट आप इन दोनों चीजों को देखिए कि ये कितना वैल्यूएबल चीज है जो कि हमें बचपन में डाल दिया जाता है, ताकि जो सरगम हम कर रहे हैं इसमें छूट की बहुत सारी बातें हैं। ग म ध नि सा म ग म ग सा म ग म ग सा। अब लोग इसको एज अ गाना तो गा ले, लेकिन अगर हम इसको एज अ प्रैक्टिस देखें तो कहाँ कहाँ, मैं अभी खुद ही बोलता हूँ कि
क्योंकि हम टॉक शो में भी है, मैं बातचीत भी कर रहा हूँ और यहाँ मैंने थोड़ा लो स्केल रखा है, पता नहीं कितनी आवाज जा रही है। इनमें एक एक कौन कौन सा नोट हमारा करेक्ट लगा कि नहीं लगा, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो। कहने की बात अलग है, लेकिन मैं खुद सुन रहा था अपने आप को कि कुछ एक दो जगह मेरा गंधार मध्यम मिस हो रहा है ट्रांजिशन में समझाते समय। तो ये इतनी मजेदार प्रैक्टिसेस होती थी, लेकिन ये बचपन की हैं सारी, तो वो अभी भी बोल उठती हैं अंदर से कि हाँ मुझे ये आता है। तो इस तरीके की अमेजिंग अमेजिंग। हाँ, ट्रेनिंग मुझे हम लगता है कि वो इतना अंदर है, वो बसा हुआ कि वो जो फाउंडेशन है वो इतनी मजबूत नींव है कि जी उसके ऊपर उसके वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा ही। आपकी मसल मेमोरी में होगा वो जरूर। जी आप बिल्कुल। अनचाहे आप बचपन में सीखा हुआ वो जो फाउंडेशन है उसका कोई राग आप अलापते हैं और उसके आरो अवरोह में आप खो जाते हैं। आई थिंक वो तो ब्रिलियंट है। वो वही तो फाउंडेशन है जो हमें बनाता है, वो जो हम समहाउ ढूंढ रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं अपने आप। मुझे जी एक चीज बताए, बट मुझे लग रहा है कि ये माहौल तो कहने की जरूरत नहीं है कि भाई आप जिस पेड़ से ऑक्सीजन ही निकल रहा है उसके नीचे तो सुख ही मिलेगा, जी इसमें कोई संशय वाली बात है नहीं। पर घर में भी जो माहौल है, जो वातावरण है, जी 100% संगीत में होगा। पर क्या घर में भी कभी बॉलीवुड म्यूजिक या उस समय का अपना फेवरेट जो अपने अपने समय का जो पॉपुलर म्यूजिक रहा हो, जी एक जी तो वो उसका कैसा रहा है? मतलब वो इन्फ्यूजन मैं जानना चाहता हूँ कि घर में कौन सुनता था और पसंदीदा सॉन्ग्स क्या थे? जैसे बाबूजी का पसंदीदा गीत क्या होगा जो वो सुनते होंगे, अभी अगर पॉपुलर म्यूजिक की बात करें तो? कल कल ही हम बैठे हुए थे सब साथ में, और ऐसे ही रूम में हम लोग अपना पिज्जा विज्जा खा रहे थे होममेड, और अरे बात, वाह! और मैंने पुराने गाने, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे बोला कल सुबह कि ऐसा है यार, आज शाम को इमेजिन कर लेते हैं कि कनॉट प्लेस में डिनर कर रहे हैं, इमेजिन कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, तो फिर मैं अपने कमरे का एनवायरनमेंट थोड़ा एसी वैसी, मैंने कहा यूजुअली हम लोग बैठते हैं ऐसे ही बैठ जाते हैं ड्राइंग रूम में, थोड़ा ऐसे ही हाँ, खाना पीना खा के आ जाते हैं। आज रूम में सेटअप करो, डिम लाइट करो, हाँ, एसी चलाओ, खाना पीना करो, और पुराने गाने या कुछ ऐसा लगा दें कि थोड़ा सा रेस्टोरेंट का मजा आने लग जाए। हम्म, तो कल ही ये सारी बातें हो रही थी, और कल ही हम बहुत सारे गाने सुन रहे थे, जिसमें कि मतलब पसंदीदा पिताजी लोगों के गाने तो बहुत सारे हैं और मेजरली पुराने हैं, हम्म, और होने भी चाहिए। आज भी हम सब इस बात को कहीं डिसएग्री नहीं कर सकते हैं कि जो रसास्वादन हमें पुराने गाने में मिलता था, क्योंकि उस समय ना शब्दों को बहुत जिया जाता था, और शब्द बहुत बिल्कुल। इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो कल गाने से शुरुआत हुई, किशोर दा के गाने सुने हम लोगों ने, मन्ना डे के गाने हाँ, सुने, मोहम्मद रफी साहब के गाने सुने, मुकेश जी के गाने सुने, और हर ये इतने अलग अलग खुशबू, और हर किसी का एक अपना मूड। तो बड़े पिताजी का तो गाना एक बड़ा पसंदीदा है, वो है पता नहीं सुर पे, मेरा कुछ सामान हाँ, तुम्हारे पास। अरे वाह वाह वाह! तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान वाह वाह वाह! तुम्हारे पास पड़ा है। इसकी आगे की लाइन में भूल रहा हूँ, ना 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 ना, वो बदला दो मेरा कुछ, मेरा वो सामान लौटा दो। लौटा दो। मैं अगेन बहुत लकी हूँ कि ये गाने मैं पिताजी लोगों के मुंह से सुनता हूँ घर में, बाहर आप लोग नहीं सुन अरे सकते। वाह! अरे वाह वाह! आई एम श्योर, क्योंकि ये मैं बड़ा उत्सुक था ये जानने के लिए कि जो रसिक खुद ही इतना वो डूबे हुए हैं म्यूजिक में, और वो इतनी ताकत है इन गुरुजनों की परफॉर्मेंस में कि सुनने वाले सैकड़ों हजारों लोग जो है सो उस समंदर में डुबकी लगा देते हैं सिर्फ सुन के। तो जी और चूंकि फिल्म म्यूजिक तो जब से आई थिंक पैदा हुआ उसी वक्त से लोगों के जहन में वो पॉपुलर रहा। और तो ये रसिक जन यू गुरुजन जब सुनते होंगे तो वो क्या सुनते होंगे, मुझे बड़ा बहुत मन था बहुत ये आनंद लेते हैं, और हमारी जानने का। हमारी हमेशा इस बात के ऊपर बात होती है, पिताजी लोगों के एक्सपीरियंस से, जब उन्होंने सुर संगम का फिल्म में गाना गाया था, हम्म,
तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ का जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं थोड़ा गाने लिखना, अलग पॉप अंदाज और ये सारी चीजें मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ, थोड़ा अपना रुख उस तरफ भी रखता हूँ, तो इतनी सारी बातें सीखने को मिलती है कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे कहाँ से निकलेगा, तुम्हारे कैसे बोलोगे, या किसी शब्द को किस तरीके से तुम प्रोनाउंस करोगे। अगर सरगम भी कर रहे हो तो सारे ग म प ध ध आपके चेस्ट पे वाइब्रेट करे, नी सा, तो वो शब्द, एक ये चीज भी बहुत उम्दा है आप लोगों के क्लासिकल गाने में कि पहले एक दौर में आपको बंदिशें समझ नहीं आती थी। अगर मैं एक नंद की बंदिश गुनगुनाऊं कि जैसे तो आदमी समझ नहीं पाता था। वहां से एक ट्रांजिशन आता है कि मैं अपने पिताजी लोगों को सुनता हूँ, हे ए भव राजा जा रे तू जा, पिया के दे सवाए भव राजा। कितने रॉक शोज में ऐसा हुआ कि मैंने जो भी रॉक शोज दिए, उसके बाद मेरे बड़े पिताजी हमेशा मुझे ये समझाते रहे कि बेटा लेखक हो, स्टेज पे भी ध्यान रखो कि तुम्हारा शब्द ऑडियंस तक पहुंचे। वो शब्द नहीं पहुंचेगा ऑडियंस तक, तब तक उनके हृदय में तुम बैठोगे नहीं। तो जब इन लोगों के मुंह से भी मैं ये सारे गाने सुनता हूँ किशोर दा के, जैसे मेरे पिताजी का फेवरेट गाना है, क्योंकि मेरी माँ का नाम कविता है, तो वो यही गाते हैं, मैं कहीं कभी न बन पाऊं तेरे प्यार में कविता। तो यूजली मैंने इस टाइप के गाने सुने। बाकी एज अ म्यूजिक कंपोजर एंड डायरेक्टर मुझे महसूस होता है कि जैसे मेरे पिताजी साजन जी को कुछ जैसे मुकेश जी जैसे गाने उनको बहुत सूट करते हैं, उनकी आवाज का जिस तरीके के उनकी आवाज को फ्लो है, और तो मतलब उनके गले में उस तरीके के बड़े सूट करते हैं गाने कि वो जैसे मुकेश जी का कोई गाना गाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि तार मिले, आई होप इफ आई एम राइट, इस तार मिले ताल मिले नदी के जल में, ताल मिले नदी के जल में, मुकेश जी का ही मेरे ख्याल, नदी मिले सागर में, हाँ सागर मिले कौन से मिले जल में, सागर कोई में, जाने ना। सागर मिले कौन से जल में कोई, तो जिस तरीके से वो गाते हैं तो उनका अंदाज, तो हमारे घर में बहुत सारे गाने होते हैं। देखिए पर्सनल चॉइस की बात है, एक समय था मैंने अपने गाने लिखने स्टार्ट किए, हमें शोज मिलना चालू हुए, लेकिन वो शोज मेरे ओरिजिनल के बेसिस पे नहीं मिलते थे। वो शोज मिलते थे कि अगर मैं उसमें कवर सॉन्ग्स गाऊं, और मैं थोड़ा सा इस वजह मैं खिलाफ नहीं हूँ कवर सॉन्ग गाने के, बट मैं चाहता था कि कुछ चीजें मेरी मूवीज में कुछ गाने मेरे निकल जाएं अपने, तो मैं हक रखता हूँ ये काम करने का, क्योंकि शुरू से मुझे ऐसा लगता रहा कि एक प्लेटफॉर्म, ऑलरेडी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे अपने पिताजी लोगों के नाम का मिला हुआ है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता था, मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं कवर सॉन्ग्स नहीं गाऊंगा, गाऊंगा भी तो चलो बीच में एक दो लाइन गाने का जोड़ दिया या कुछ ऐसा कर दिया, बाकी मनाही किसी चीज की नहीं है। मेरी नीस बहुत अच्छा बॉलीवुड कवर सॉन्ग्स और सारी चीजें गा रही है, मेरे बड़े भैया रितेश भैया की बेटी है, बट इट्स नो पर्सनल चॉइस टू डू इट एंड शी इज डूइंग वेरी गुड। पिताजी लोगों से भी कभी रोकथाम नहीं मिली। अब गाते हैं, उनको भी कितनी बार ऐसा ऑफर हुआ होगा जीवन में कि भाई आप इस तरीके का कुछ थोड़ा सा गजल या कुछ गा लीजिए, महफिल में बैठे हैं कुछ लिमिटेड लोगों के साथ मैंने काफी बातें सुनी है, लेकिन उनका पर्सनल चॉइस शुरू से ख्याल गायकी रहा। एक समय ऐसा भी रहा उनके जीवन में कि लोग एक्सपेक्ट करते थे कि आप बनारस से हैं तो आप ठुमरी चैती दादरा ज्यादा गाइए, बट इनका फोकस ख्याल गायकी की तरफ ज्यादा था कि ठीक है मैं ख्याल गाता हूँ, ठुमरी मैं आपको सुना दूंगा, आप मेरे लिए ख्याल सुन लीजिए। तो बहुत इन्होंने स्ट्रगल करके उस ख्याल को बहुत स्टैब्लिश किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हिस्ट्री में ऐसा हो गया था कि बनारस में सिर्फ ख्याल, ठुमरी, चैती, दादरा, इन्हीं सब चीजों का ज्यादा मोल है, ख्याल गायकी नहीं है, जबकि बनारस ख्याल गायकी के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। ये इतने अच्छे पॉइंट पे अभी कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि मैं आगे पूछता मैं जरूर कि वो जो पॉपुलर म्यूजिक है और घर की जो अपनी तरबियत है उसके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट कहीं रहा हो, बट आपने बहुत ब्यूटीफुली इस चीज को बताया कि कहीं किसी तरह की उस तरीके की बंदिश कोई रोकने वाली बात नहीं,
और इस बात की आजादी की अपनी उड़ान जो है सो खुद ढूंढी जाए और उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश भी की जाए। और आई जी थिंक ये सच में ग्रेट लोग ही कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया है ये बहुत ही बाय द एंड ऑफ द डे बहुत ही इंडिविजुअल, बहुत पर्सनल चीज है जिससे पूरी दुनिया आनंद लेती है। जी बिल्कुल तो वही लिबर्टी आपको भी देना कि आप वो करिए, आप वो ढूंढिए जो आप ढूंढ रहे हैं और हम्म आप सतत उसके पीछे लगे रहिए और आपको मिले वो, उस चीज के जी लिए आशीर्वाद हमेशा उनका रहेगा। बिल्कुल 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 और और ये जो आपने ख्याल गायकी की अभी बात की है, इस गायकी को थोड़ा सा क्रिस्प तरीके से आप थोड़ा सा बता सकते हैं ख्याल गायकी के बारे में, क्योंकि ये बहुत अ, कमाल की बात है, ये गायकी बहुत कमाल है। तो थोड़ा सा बता के, थोड़ा गा के, थोड़ा गाते हुए समझाते हुए थोड़ा आप बताएं जी ख्याल जी गायकी के बारे में। देखिए हमारे मतलब मुझे मैंने जहाँ तक सुना है कि 150 से ऊपर हमारे जॉनर्स थे हमारे इंडियन क्लासिकल में। जैसे जॉनर में अगर इंडियन हमारे इंडियन जॉनर बोले तो गजल, भजन, ये कुछ हम्म। कुछ और भी साउंड्स आ रहे हैं कहीं से। वो अजान की आवाज है जो अच्छा पीछे से आ अच्छा, रही है। हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ, तो तो नहीं तो कुछ 150 से ऊपर के जॉनर रहे हैं जो कि लुप्त होते गए। बना तो सब कुछ फोक म्यूजिक से है। अगर आप देखें कि जैसे मैं अगर केसरिया गा रहा हूँ, हम्म, केसरिया बालम वाओनी पधारो मारे देश रे या प्यारी रा बालम, ये स्टाइल ठीक है। हम्म, आई वॉज शाउटिंग दिस सॉन्ग। वाई आई वॉज शाउटिंग दिस सॉन्ग? क्योंकि फोक गाने, बंजारे गाने और ये जो काफिलों मतलब काफिलों वाले गाने जो होते थे ओपन में होते थे। ओपन करने के लिए, दूर तक पहुंचाने के लिए अपना गाना, ये स्टाइल बना फोक। कुछ लोगों ने उसको जब अपने घर में गुनगुनाना चालू किया, केसरिया बालम पधारो मारे देश रे। हाँ हाँ अब हाँ, पधारो मारे देश, लुक्स बदलना चालू की उसके। तो ये थोड़ा थोड़ा ठुमरी के अंदाज में आप सोचेंगे समझेंगे इस चीज को तो पहुंचेगा। केसरिया बालम, केसरिया बालम, ऐसा इम्प्रोवाइजेशन चालू हुआ तो ये ठुमरी की तरफ पड़ा। अब जब हम्म, वहां से और गुनीजनों के पास आगे बढ़ा तो क्या ये तो भैया मांड है। अब मैं इस हाँ, मांड को अपने अंदाज में गाऊंगा और मुझे गाना कहाँ पे है, राजा के दरबार में गाना है, जहां पे मेरे वॉइस को ऑलरेडी एक डिले और रिवर्ब मिल रहा है। तो मुझे इसको शाउट करने की जरूरत नहीं है। हम्म, तो सावन आए ना, ऐसा उसमें एक्सपेंशन होता गया, उसमें शांति बढ़ती गई। जब वो शांति बढ़ती गई तो वो ख्याल बना, क्योंकि मेरे ख्याल है। हाँ, मतलब वो वैसे ही नामकरण भी हुआ उसका, जो हम ख्याल का एक शाब्दिक या जो उसका एक जो उसका अर्थ है सही में, जो कहते हैं अपने ख्याल में, तो जी क्या वहीं से इंस्पायर्ड है वो गायकी भी। हो गई। देखिए अब ये अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है तो मैं अपने गाने में ये बात अप्लाई करने के प्रयास करता हूँ। हम्म, क्या है कि देखिए ठुमरी में भी एक ही बात को बहुत अलग अलग अंदाज से कहा जाता है, बिल्कुल लेकिन सही, इसमें बिल्कुल आपको सही। एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आप एक राग पे ठुमरी स्टार्ट करके उसमें अन्य कई नोट्स टच करके वापस अपने जगह पे आप आएंगे जहां पे आपका मुखड़ा है। हम्म, हम्म, और ख्याल गायकी के अंदर जो जिस राग में आप हैं उसी राग के दायरे में आपको अपना कार्य करना है। तो ये उससे बहुत बड़ा पजल का बात है कि, और हमारे घराने में हमारे पिताजी लोगों से हमें हमेशा सिखाया गया कि बेटा एक बार अगर एक इम्प्रोवाइजेशन हो गया तो वो रिपीट ना हो, कोशिश करना। तो अब अगर मैं जैसे यमन जैसा बहुत ही, जो कि इतना कॉमन राग है, बहुत ही कॉमन राग है, बॉलीवुड में भी हर जगह यूज किया गया राग है,
अगर मैं यमन को बहुत पूरे धैर्य से एज अ ख्याल गायक बैठ के जब मैं गाने बैठता हूँ यमन को, तो दिमाग बंद हो जाता है, उसमें आपको दायरे नहीं मिलते हैं बढ़ने के लिए। यमन जैसे राग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये तो मतलब तो ख्याल इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट और टफ एक श्रेणी बन गया गाने का, क्योंकि आपके पास लिमिटेड सोर्स है। आपने एक सारेगामा उतना ही आसमान है उड़ने के उतना लिए, ही उतने आसमान, ही आसमान लेकिन में उड़ना है। उतने आसमान में आपको पूरा यूनिवर्स दिखाना है। हम्म, उतने आसमान में आपको पूरा ये यूनिवर्स, इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत, ब्रह्मांड पूरा दिखाना है उतने में। जी। तो ये बड़ा ही अद्भुत और बहुत ही कठिन, मैं कहना चाहूंगा कि जॉनर है हमारे क्लासिकल इंडियन बिल्कुल म्यूजिक। सही। मुझे लगा कि somehow जब इसके बाद म्यूजिक में एक और फॉर्म जो बहुत पॉपुलर हुआ लोगों के बीच में, वो गजल बहुत पॉपुलर हुआ लोगों के बीच में। जी और बहुत मेहदी हसन साहब ने, गुलाम अली साहब ने, जगजीत सिंह साहब ने, पंकज उधास साहब ने, इन सब लोगों ने बहुत घर घर तक अ, बहुत ही बेहतरीन पोइट्री, बहुत ही कमाल की मेलेडी, और कुछ लेजेंड्स ने मतलब कुछ ऐसा जादू किया कि लोगों के अंदर जो है सो गजल सुनने की प्रवृत्ति भी बढ़ी और लोगों ने सुना भी। जितने जी मन से लोग भजन सुनते हैं, आई थिंक उतने ही मन से बहुत लोग गजल भी सुनते हैं और बहुत मोहब्बत देते हैं गजल को। आप सुनते हैं गजल? आपको पसंद है गजलें? जी, मुझे सुनना बहुत पसंद है, लेकिन मैं गाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे एक अपने हिंदू कॉलेज के एडमिशन टाइम पे ईसीए कन्वीनर हाँ, थी मेरी, सुचित्रा मैम। हाँ, हाँ, उनको मैंने, अब क्या है कि देखिए, मैं बातों की बात है, क्योंकि क्यों ऐसा हुआ कि ठुमरी चैती दादरा बनारस में ज्यादा पॉपुलर होने लग गया वो, और ख्याल को नहीं सोचा गया, क्योंकि लोगों को वो ज्यादा चंचल और मजेदार एक रिफ्रेशिंग फीलिंग ज्यादा पसंद आने लगी। वो ख्याल गायकी के साथ हम्म, मिलना नहीं चाहते थे, वो शांति को नहीं प्राप्त करना चाहते थे। और वही ख्याल गायकी और आप कह लीजिए ये अपना ध्रुपद धमार गाने की जो श्रेणियां हैं, ये चीजें विदेश में बहुत पॉपुलर हो जाती हैं। किस वजह से? क्योंकि वो हमेशा विदेशी लोगों को ना अप्रोच करता है एज अ शांति, मतलब शांति पहुंचाता है। अभी हमारे हिंदुस्तान की बड़ी मजेदार बात ये होगी कि सबको वो फास्ट फूड वाला आइटम पसंद आने लग गया। हम्म, तो गजल और भजन और ये सारी चीजें कुछ ऐसी श्रेणी है जो कि थोड़ा एक लाइट मूडेड है, इसमें आपको बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है उस चीज को समझने के लिए। हम्म, मेहंदी हसन साहब जब गजल गाते थे अपना, अच्छा मैं पहले वो बात तो कंप्लीट ही नहीं है, तो गजल के ऊपर तो सुचित्रा जी ने मुझे बोला कि बेटा, सुनने के बाद मैं गाना गाया था, तन्हाई, उन्होंने बोला था कि तुम क्लासिकल बैकग्राउंड से हो, तुमसे क्लासिकल नहीं कुछ और सुनना है। तो मैंने सोनू निगम हम्म, साहब का गाना गाया, दिल के रास्ते में कैसी ठोकर मैंने खाई, टूटे ख्वाब सारे एक मायूसी है छाई, हर खुशी, गा लिया। तो बोलो बेटा तुम गजल गाते हो? तो मैंने कहा जी मैं गजल गाता हूँ, गजल गाता हूँ। तो कहते नहीं, तुम गजल नहीं गाते हो, मत गाना। क्यों? तो मैंने कहा जी मैं तो इम्प्रेस करना चाहता। कहते नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी गजल में वो गजल अभी भी हो सकता है ना हो, तो कुछ चीजें छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि नहीं गाओगे तो कुछ हो जाएगा गड़बड़। तो मैंने कहा ठीक है जी। अरे वाह! तो कहती कि नहीं, ये वाला ठीक है, तुम्हारा फील क्लासिकल वाला फील ठीक है, तुम्हारा पॉप फील ठीक है, तुम बेटा ये मत करो। तो ये, लेकिन देखिए, मैं वो कन्वीनर नहीं हूँ, मुझे तो रंजिश सही आपके मुंह से सुनना ही है। जी मुझे बहुत पसंद है। और मुझे लगता है कि मेरी एक गीत होते हैं जो जिंदगी भर आपके साथ रहते जी हैं, है ना? जी और आई थिंक ये वो इनमें से एक ऐसा गजल है जो मुझे लगता है कि मेरे और बहुत ऐसे लोग होंगे कि ये पूरी जिंदगी ये गजल मेरे साथ रहने वाली है। जी ताउम्र मैं इसको चेरिश करने वाला। जी वो तो इस अगर आप उसके गा पीछे पाए बहुत, तो। उसके पीछे बड़ा एक साइकोलॉजिकल और एक बड़ा साइंटिफिक रीजन है कि जिस तरीके से हम्म, मेहदी हसन साहब ने इसको गाया है। ये भी हम हाँ, कुछ दिन पहले ही अभी घर में चला के सुन रहे थे। वो जो हम्म, आत्मा, मैं खाली दो ही लाइन में गुनगुनाता हूँ उनकी याद में। अगर एक बड़ी मजेदार बात है, हमें समझाई जाती है कि राग रसोई पागड़ी कभी कभी पक जाए, कभी हो जाता है कभी नहीं। मैं अगर आज के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने थोड़ा हो सकता है इससे बेहतर गाया होगा। अभी वो पगड़ी और राग पके ना पके तो
रंजिशे सही, रंजिशे सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही, दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशे सही। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको याद करके, क्योंकि आप फिर से जो उन्होंने लगाया है वो बहुत मुश्किल है लगाना। आप फिर से मुझे फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए वो सा में इतनी सच्चाई है कि वो अभी हमें बहुत समय है उस सच्चाई को प्राप्त करना, फिर भी कंप्लीट करने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशे सही। अरे सर मुझे इसमें ये खास करके, क्योंकि हमारे गपास्तिक है, हमारी ये बहुत ही पर्सनल हमारी बातचीत है जी। जैसे इसमें एक और जब वो इंडिया आए थे, आई थिंक पहले, आई थिंक पता नहीं, ही वाज टॉकिंग टू स्टूडेंट्स, मेहदी हसन साहब, और वो बात कर रहे थे और बता रहे थे गजलों के बारे में। तो उसमें उन्होंने आरजू लखनवी साहब की एक और गजल गाई थी, मुखम बात पहेली है बस वही बूझे जिसको बुझाए, भेद न पाए तो घबराए, भेद जो पाए तो घबराए। तो जी बहुत आरजू लखनवी साहब बहुत बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अपनी बातों को कहने वाले शायर हैं। तो जी उसमें मेहदी हसन साहब ने एक और इसी वाले गजल में एक और शेर उन्होंने सुनाया था जी कि बताएं। आ देख मेरी डूबती कश्ती का नजारा, क्या बात। आ देख मेरी डूबती कश्ती का नजारा, मैं ये नहीं कहता कि बचाने के लिए आ। मतलब और मतलब बहुत ही उनसे कुछ शेर ऐसे हैं जो कि पता नहीं लगता कि कौन सा शायर ने पहले कहा है या बाद में कहा है, पर कुछ ऐसे शेर हैं जो कि बहुत लोगों ने इसमें जोड़ा दिए, तो मुझे जी लगा शायद वो ऑडियंस के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी हो। जी इसलिए मैं वही बात कहना चाहूंगा। देखिए फिर वो उन्होंने ऐसे बोल दिया ना, तो मैंने कभी कोशिश, मैंने क्या है ना कि कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए, कुछ चीजों का मजा लेना चाहिए। कि अगर मैं बिल्कुल सही। कि इससे एक बहुत ही मजेदार वाक्या है पिताजी लोगों के साथ का वाक्या, लेकिन बहुत सीखने लायक बात है ये। आप पापा लोगों के बहुत एक अजीज दोस्त हैं डॉक्टर ओसवाल साहब, बम्बई में, और उनके पिताजी पापा लोगों को सुनते थे। और उस टाइम पे क्योंकि रॉक पॉप म्यूजिक काफी आ चुका था, ये मैं शायद 80s की बात बता रहा हूँ, 81 82 की बात बता रहा हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, बट इट्स वेरी ओल्ड, इट्स लाइक ब्लैक एंड व्हाइट टाइम फॉर मी राइट नाउ, बिफोर माय बर्थ मे बी। तो उन्होंने वो रॉक पॉप सुनते थे सिर्फ, और ओसवाल जी के पिताजी उनको हमेशा बताते थे कि बेटा जरा पंडित जी लोगों का गाना सुनो। तो मन नहीं करता था, अरे नहीं पापा मुझे छोड़ दीजिए, मैं ये रोलिंग स्टोन और इन लोगों को, अपना बीटल्स को, इन्हीं लोगों को सुनूंगा। हाँ। बीटल्स सुनूंगा, उनका बीटल्स का ज्यादा वो था। किस्मत से क्या हुआ कि एक कॉन्सर्ट उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ा, जिसके वो स्पॉन्सरर भी थे और चीफ गेस्ट भी थे। और वो उस कॉन्सर्ट में जाते हैं, और उसके पहले शायद इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग हेमा मालिनी जी का डांस भी रखा गया था। तो ये तो हेमा जी का डांस देखने गए थे, और राजन साजन मिश्रा जी का गाना उसके बाद होने वाला था। तो जब हेमा जी का डांस हो गया, तो उसके बाद ओसवाल साहब ने बोला कि चलो भाई मैं निकलता हूँ। तो बगल के कुछ लोगों ने बोला कि अरे पंडित जी लोगों का गाना है, 10 ही मिनट सही, आप सुन लीजिए। तो उनको तुरंत याद आया कि मेरे पिता ने मुझे बोला था कि इन लोग का गाना सुन लेना। पापा लोग बैठे गाने के लिए,
10 मिनट क्या, वो 2.5 घंटे का पूरा कॉन्सर्ट सुन के उठे भाव विभोर होके, और जाके पिताजी को बोले कि भाई मैं तो फैन हो गया आपका। उस दिन से उनकी मित्रता अरे जो है, ये लोग नंबर एक्सचेंज करके वापस आ जाते हैं। कुछ महीने बाद उनका फोन आता है कि मैं चाहता हूँ इस क्लासिकल म्यूजिक को और समझना, तो आप मेरे लिए एक टीचर रखवा दीजिए। तो पिताजी लोगों ने उनके लिए एक टीचर रखवा दिया कि ये क्लासिकल म्यूजिक को और समझें। फिर कुछ 2-4 महीने बाद जाना हुआ, तो बातचीत हुई ओसवाल जी से कि और आपकी कैसी चल रही है ट्रेनिंग। कहते नहीं, उसको मैंने 15 दिन उससे गाना सीख के उसको 1 महीने का पैसा दे के भेज दिया। तो पापा बोले भेज क्यों दिया? कहते नहीं, मुझे सीखते हुए समझ में आया कि अगर मैं ये गाना सीख लूंगा और कल को मैं आपका गाना या किसी का भी गाना सुन रहा हूँ और उसमें आपने कहीं अगर अपने मन से किसी एक राग में दूसरा नोट लगा दिया या कुछ ऐसा हो गया, तो मैं उसमें नुक्स निकालने लगूंगा कि अरे यार ये कैसे हो गया। तो मैं आपका प्योर हृदय से ऑडियंस रहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने गाना नहीं सीखना है, मुझे गाना आप लोग का सुनना है, पसंद ऐसे ही आ रहा है बिना ज्ञान के। तो मैं ज्ञानी हो जाऊंगा तो मैं फिर उसमें नुक्स निकालूंगा। और क्या ये बात है। देखिए, ये बात मुझे बचपन से मैंने सुनते हुए आया हूँ, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जब मैं पापा लोगों का गाना सुन रहा हूँ, ये वाकया मेरे साथ हुआ था कमानी ऑडिटोरियम में, जिसकी वजह से मैंने फ्रंट सीट पे बैठना बंद कर दिया था। और वैसे भी आप देखें तो ऑडियंस में मजा वहीं आता है जो सेंटर सीट्स होती हैं, उसमें हाँ हाँ हाँ, आनंद बिल्कुल। आता है, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं कि मैं उनका बेटा हूँ। तो वो बीच में जहां मन लगा रहता है वहां पे वो पोक कर देते हैं। तो पापा लोगों का दावती चल रहा था राग, मुझे आज भी याद है अच्छे से। और गा रहे थे वो, क्योंकि हमारा संगीत साथ में होना चाहिए। हाँ मेरे बिल्कुल पिताजी की लिखी बिल्कुल। हुई बंदिश है और बहुत ही खूबसूरत है। परम सुख अति आनंद भयो रे, परम सुख अति आनंद भयो रे, नंद महल में धूम मच्यो, नंद महल में धूम मच्यो, सुंदर ललना ने जन्म लियो है, परम सुख अति आनंद। देखिए ये क्या कॉम्पोजिशन है ये। मैं कभी जीवन में ऐसा कुछ कर नहीं पाऊंगा कि परम सुख अति आनंद भयो रे, नंद महल में धूम मच्यो, सुंदर ललना ने जन्म लियो है। ये सुनने में कितना मजेदार है, और इसकी कॉम्पोजिशन को आप समझिए। देखिए क्या किस अंदाज से गावती में उन्होंने डाला है कि परम सुख अति आनंद भयो रे, नंद महल में धूम मच्यो, सुंदर ललना ने जन्म लियो है, देवी देवता निरख रहे हैं, देवी हाँ देवता निरख रहे हैं, बरसत चहु दिस पुष्प ब्रज में, नंद यशोदा हरसी हरसी मोहनी मूरत ने मोह लियो है, परम सुख अति आनंद। कुछ अरे वाह बातें वाह ऐसी हो वाह। जाती है सर कि जिनके आगे आपको तान सरगम सुनने का भी मन न करे। कितना कंप्लीशन है इस पूरी बंदिश, बिल्कुल सही बात है। शब्दावली बिल्कुल सही से बात है लेके मतलब। हर चीज तक। तो तो सुनते हुए मैंने महसूस किया कि ये बहुत गहराई तक उतर जाने वाली बात है। जी, अ, ये मैं गाते गाते भूल गया मुझे बात क्या करनी थी। हाँ एक्चुअली ऐसा हुआ, मैं भी सोचा कि हमारी बात कहाँ शुरू हुई थी, लेकिन खैर हमारी बातचीत में आगे बढ़ते हुए और ये मुझे बताइए मुझे याद कि है, अगर मैं आजकल। इंटरवीन हाँ, कर सकूं, रिकी म्यूजिक। हाँ जी। स्वरांश बोल रहे थे कि एक बार वो और ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे बीच जी, के सीट हाँ में। हाँ ओके, हाँ, हाँ, ये कम्प्लीट करना बड़ा जरूरी है। तो हाँ मुझे ये चल रहा था और अचानक से, अब मैं लीन हूँ गाने में, और अचानक से पीछे से एक हाथ आता है, भैया भैया, ऐसा झकझोर देता है। तो मैं हाँ क्या, हाँ जी बताइए। तो वो मुझसे पूछते हैं कि भैया आप ये गाना, ये संगीत जो है गुरु जी का,
आप स्टूडेंट बन के सुन रहे हैं कि इनके बेटे बन के सुन रहे हैं? मैंने कहा अच्छा, बात तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं ऑडियंस बन के सुन रहा हूँ। मैं स्टूडेंट बन के सुनूंगा, मैं कितना वहां से सीख लूंगा मुझे नहीं पता, कितना रह जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम खत्म होगा, उसके बाद सब लोग मिलेंगे, मिलाएंगे, कहीं चला जाएगा, कुछ हो जाएगा। मैं बेटा बन के सुनूंगा तब भी मेरे पास कुछ नहीं रहने वाला। लेकिन अगर मैं ऑडियंस बन के इस चीज को सुनूं तो शायद इसका 1% मेरे जहन में रह जाएगा। इसको घर लेके, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसको घर लेके जाऊंगा। बेटे होने के नाते पिताजी से आग्रह करूंगा कि मैं आपका स्टूडेंट हूं, आप मुझे ये सिखाइए। ये जो स्टेप है ये बेहतर है। करेक्ट है, वो अगला स्टेप है उसका जी। स्टेप बेहतर है कि जी बड़ा मजा आ रहा था, मैंने ऑडियंस बन के सुन लिया, अब मैं आपके बेटा हूं तो आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप मुझे सिखाइए और अपना स्टूडेंट बनाइए इस चीज के लिए। तो ये ज्यादा बेहतर है। करेक्ट। मुझे एक चीज और बताइए हमारी अपनी गपास्टिक में कि अब आजकल स्वरांश एज एक इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन की तरह भी काम कर रहे हैं आप। जी आपने पांडला से एड जिंगल भी आपने किया है, आपने जी। गाया है, और आप आपका एक बैंड भी है अपना छोटा सा जिनके साथ आप बहुत मजे से आप परफॉर्म करते हैं, आप एक्सप्लोर करते हैं अपने म्यूजिक को। तो थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि जैसे दोस्त नहीं तो दूसरे से कि आजकल क्या चल रहा है गुरु, ये बताओ। तो गुरु ये बताइए आजकल क्या चल रहा है। आजकल सोच चल रही है, हम्म, क्योंकि सोच ये चल रही है कि देखिए मैं बड़ा ऑनेस्ट एब किस्म का आदमी हूँ। जरूर है, मेरे तकरीबन 3 बैंड बने हैं और अभी एक बैंड में मैं एज अ वोकलिस्ट अपने फ्रेंड के लिए गाता हूँ। और वो बैंड बने और डिसबैंड हुए। इस बात के ऊपर मैं अपने एक और गुरु का यहाँ पे इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। मेरे गुरु जी हैं, जरूर। परमजीत बाबरा जी, अच्छा, उनका नाम लेना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी मजेदार मुझे बात बताई थी। ये सिर्फ बैंड का एक कॉन्सेप्ट है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो कितना करेक्ट है। मतलब कि उन्होंने ये बोला कि बेटा बैंड ऐसे नहीं बनता है, तुम मिलोगे 10 ड्रमर से, 10 बेसिस से, 10 गिटारिस्ट से, कहीं ना कहीं जाके तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी लेवल है वो किसी के साथ मैच करेगा, तब जाके तुम्हारा बैंड बनेगा। और यही हुआ है मेरे साथ। मैं अभी भी तलाश में हूँ, अभी भी मैं अपने वेवलेंथ के लोगों की तलाश में हूँ। जिस दिन वो पूरा हो जाएगा वो हो सकता है एक अच्छा एक और रूप ले ले उस चीज का। तो अभी क्या चल रहा है, अभी जेन्युइनली बताऊं तो वेरी ऑनेस्टली आई वाज अबाउट टू रिलीज माय फ्यू सॉन्ग्स इन अरे वाह। February इन मार्च, जो कि मैं बहुत टाइम से एक प्रॉपर रिलीज के लिए मैं तरस रहा था। वो चीज मेरे बिल्कुल हाथ में थी, बट ड्यू टू लॉकडाउन एंड ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि हमें सबको हानि पहुंची है, उसके चक्कर में वो चीज नहीं हुआ। बट खुद से और मिलने का मौका मतलब अच्छा चल रहा है, मतलब खुद से और मुलाकात हो रही है, जहन में और अच्छी चीजें उतर रही हैं। तो फिलहाल क्या के बात। ये चल रहा है, लेकिन उसके साथ कोशिश है जारी। क्या होता है कि हमारे पास मैंने अभी तकरीबन मेरे को गाना लिखते हुए 35 20 20 साल नहीं, 20 साल तो ज्यादा बता रहा हूँ मैं, 17 18 साल से करीब से मैं लिख रहा हूँ चीजें। और मेरी क्या बात है। अच्छा, मुझे बड़ा एक हमेशा एक क्यूरियोसिटी ये रहती है कि भैया करना है तो ढंग से करना है। जैसे अभी आप सुन रहे हैं मैं क्लासिकल, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गा सकता हूँ, लेकिन अभी भी मैं अपने मन से उस दौर उस जगह पे नहीं पहुंचा हूँ। मतलब मैं अपने जमीर को हाँ नहीं कह पा रहा हूँ उस चीज के लिए। और इसी विषय पे अभी थोड़ी देर पहले मेरे पापा से डिस्कशन भी हो रही थी कि देखिए अगर मैं आजकल मैं क्या है, बहुत सारी बातें मिक्स कर रहा हूँ मैं। बहुत लोग गा बजा रहे हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू, बहुत लोग गाना गा रहे हैं और सभी बहुत अच्छा गा रहे हैं, बेहतर गा रहे हैं। लेकिन ये अगेन हमारी पर्सनल चॉइस हो जाती है कि मैं अभी भी वो चीज ढूंढ रहा हूँ अपने गाने के अंदर, कि अगर मैं सरगम भी कर रहा हूँ तो वो भी मेरे ख्याल के अंदाज का ही सरगम हो, वो सरगम में सारे सुर सुनाई दे, उस सरगम में मेरा पूरा हृदय रहे। वो सिर्फ सरगम करने के लिए मैं ना कर दूं कि गमानी धनी सा धनी था पम पद म प गम ग मगरे सा स गम ध नि सा रे ध नि सा नि ध प म ध प म गम ध नि सा गम रे सा नि सा नि ध प म ध प म गम ग। इसमें जब तक सुर नहीं बोलना चालू हो तब तक मैं बाहर नहीं जाना। ये तो स्पीड की बात होगी। तो चीज क्या आनी चाहिए, गम ध नि सा रे सा नि ध प म ध प म गम ग म ग रे सा गम नि ध सा नि रे सा नि ध प म प सा। उसकी खोज चल रही है।
साथ के साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन के बीच में जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके कॉम्पोजिशन बना के जब ये सारी चीजें खुल जाएं तो उन्हें रिलीज करना चालू करें। और लिखने की प्रक्रिया में मुझे पिताजी लोगों से ना आध्यात्मिक ज्ञान बहुत मिला। तो कुछ 18 साल से लिखते लिखते, मतलब पहले पहले गाने मैंने लिखे थे, याद आ गई मुझे वो रात जिस दिन आई थी तुम मेरे पास, वो रात कैसी थी, वो बात कैसी थी, हम भी खोए थे तेरी बाहों में सोए थे, चलो जी लिख लिया, वाह वाह, पहला गाना बना लिया। धीरे धीरे शब्द जो हैं वो अपना एक रूप लेते गए। ओ सौंधा तेरी लाली, रूप में तेरे कोमलता है तू कितनी निराली, पंछी तेरे छांव तले नीड़ में सो जाते हैं, मीठे मीठे सपनों में वो भी खो जाते हैं, तेरी छाया में शीतलता की हंसी है समाई, ओ सौंधा तेरी लाली। नेक्स्ट लेवल बढ़े, गंगा मैया, ये तो आप बहुत ही प्रसिद्ध है। ये बड़ा, हाँ, के लिए इनाम भी मिल चुका है पिताजी लोगों से कि मझधार में फंसी पड़ी मोरी नाव पार लगा दे माँ, भटके जो मन मेरा कभी उसे रास्ता तू दिखा दे माँ, गौमुख लगे हैं शिव की जटा सो जब निकसी माँ गंगोतरी, मन हो गया शीतल पवित्र जब देखे हैं गंगा झरी, सोपान करके उस जल का जो मिटता है पाप शरीर का, लगता है जैसे खुल गया हो द्वार वो वैकुंठ का, अर्जुन के बाण सुतीव्र गति में हो के जो गंगा बढ़े, बद्री केदार के प्रबल पर्वत उनकी गूंज से हैं डरे, हरिद्वार के तट से वो शव अवशेष की मुक्ति करें, वाराणसी में शांत शीतल शीतला से वो जा मिले। अब वाह, इसके ऊपर देखिए, ऊपर है कि नीचे वो आप डिसाइड कीजिए, मेरे लिए ऊपर ही जाता रहता है। मलाई कमर बल खाई आ खींच ले रजाई मचाएं थोड़ा हंगामा, ये गाना मेरा एक रिलीज हुआ अन्नू कपूर साहब की मूवी में, उनका आइटम सॉन्ग है ये, उस गाने मुआवजा पिक्चर का, जिसमें कि मैं आपको एक जेन्युइन अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि उसमें 2 लाइन है बहुत ही, मानो तो बहुत ही डर्टी है लेकिन मानो तो सोच है। और कई बार मैं पिताजी लोगों से जब ये बात करता हूँ तो वो भी हैरान भी होते हैं, थोड़े परेशान भी होते हैं, लेकिन फिर मानते हैं कि चलो भाई, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो लड़के का दिमाग ऐसा उसकी 2 लाइन की मैं वही 2 लाइन बोलता हूँ सीधा, ये 2 लाइन मेरी हमारे बुद्धा गार्डन वाला रोड है, रिज रोड जिसमें, वहां पे मेरे दिमाग में कि दांत काटूं तो मुर्दे में जान डाल दूं, मैं जो चूमूं गूंगे में जुबान डाल दूं। नाउ आई एम मेकिंग आइटम सॉन्ग, सो an item song, yeah. एक आइटम गर्ल माई सेल्फ। तो ये बस यही सब चल रहा है अभी जो आपने मुझसे पूछा, तो मैं ये ढूंढाई जो है तो इसी की ढूंढाई चल, मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन बहुत मजेदार चीज है ये, मतलब हैरान, मुझे हैरान भी करती है, कभी परेशान भी करती है, लेकिन फिर एक अंदर बहुत अच्छी बात क्या है ना कि हम लोग बहुत सुनते हैं, जैसे मैं गुलजार साहब को बहुत, ऐसा आप मुझसे कोई पूछेंगे तो मैं शायद तुरंत ना बता पाऊं कि मुझे उनके क्या याद है, या फिर धर्मवीर भारती जी, या फिर बच्चन जी को, या सबको मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, बहुत कम पढ़ा है और बहुत कम सुना है, क्योंकि मुझे डर ये लगता था कि कहीं मैं कुछ ज्यादा इंस्पायर ना हो जाऊं चीजों से, उनके शब्द को अपना बना के ना लिख दूं। तो मेरे पास, मेरा ख्याल से आप अभी जिन स्टेप्स की आपने बात करी है, मुझे तो आई एम श्योर बाकी जो भी सुन रहे हैं उसमें एक सच में एक प्रोग्रेशन है, और चीजों को अपना बना के जब हम आगे बात करते हैं तो फिर उसकी सच्चाई का रूप थोड़ा अलग होता है। तो वो झलक मुझे तो साफ समझ में आ रही है। और एक रिकिमी, क्या हमारे पास कुछ सवाल भी हैं? आई थिंक ये सही वक्त है, अगर कोई फरहान जी से कुछ जानना चाहे तो इस समय वो कर सकते हैं। जी, फेसबुक में कुछ सवाल आ रहे हैं, उसमें से एक कुछ सवाल, चुनिंदा हो। एक सवाल जो काफी इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में ही हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे बेसिकली। क्या पूछना चाह रहे? पूछे, आप शास्त्रीय परंपरा से आते हैं लेकिन कॉन्टेम्पररी म्यूजिक में भी दखल रखते हैं, तो आप खुद को वादी संवादी मानते हैं या वादी विवादी मानते हैं? अच्छा, ये मैं समझ के सोचता हूँ। ओके, बताएं। देखिए, विवादी होने का मतलब, अगर आप करेक्ट रूप के विवादी हैं तो आप ज्ञान पाने के सही राह पे चल रहे हैं मेरे हिसाब से। ओके।
जी, थोड़ा विवादी होना बेहतर है। मतलब देखिए क्या है कि हमारा जैसे 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है ना, ऐसे थोड़ी-थोड़ी चीजें बहुत करेक्ट। बहुत जरूरी हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब इनफैक्ट मैं बड़ी एक मजेदार चीज को अपने लिए खुद के लिए प्रूव करने में लगा हुआ हूँ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। बट मैं आई वांट टू प्रूव कि ठीक है यार, ये भी एक किस्म, एक प्रकार है, ये भी एक ये भी एक प्रकार है, तभी इसका नाम दिया गया है। जी हाँ, मैं क्लासिकल संगीत घराने से आता हूँ और कुछ विवाद रखता हूँ मैं। कुछ चीजें ऐसी मैं लिखता हूँ जो कि बहुत ही बिल्कुल लगती नहीं, जैसे कि अभी हम मलाई कमर बल खाई के बारे में बात कर रहे थे। तो थोड़ा विवाद रखने से मेरा ज्ञान को ना थोड़ी ऊर्जा मिलती है, जहाँ से मैं संवादी, जहाँ पे मैं एक अपना थोड़ा पड़ाव रख के किसी के साथ समान भाव में बात कर सकता हूँ, और वहां से वो चीज करेक्ट करता हूँ मैं। कि जैसे मैंने विवादी काम किया, उसके बाद मैं अपने पिताजी से या अपने गुरु किसी से भी डिस्कस करता हूँ कि भाई ये विवाद आया मेरे अंदर, तो वो संवाद के ऊपर पहुंचता है, एक संवाद के ऊपर, उसमें से फिर छन के वो वादी बन जाता है, वो ज्ञान कि ये करेक्ट बात थी। मैंने इस गाने के साथ इस पूरी बात, जैसे मैं बोल रहा था उस समय ना, कि मैं क्या जस्टिस कर रहा हूँ। अगर मैं यमन गा रहा हूँ तो क्या मैं यमन के बंदिश के साथ या रंजिश सही के साथ जस्टिस कर रहा हूँ? ये विवादी होने के बाद, संवादी होने के बाद ही वादी बनती है। तो आई होप, मतलब ये मेरा एक मानना है। मुझे तो ये भी लगता है जैसे अगर बीटल्स जो है पंडित रविशंकर जी से जो है तो संगीत लेके, तो वो उतना ही विवादी है जितना आपका क्लासिकल का एक बैकग्राउंड रखना और कंटेम्प्रेरी की तरफ आगे बढ़ना। जी और म्यूजिक तो एक बार जब और आपसे बात हुई तो म्यूजिक तो वही है, उसी के अलग अलग रूपों में हम उसे जैज, कवाली, सूफी, रेट्रो, हम जो भी बॉलीवुड नाम देना चाहें, पर सुर वही सात हैं, वही उन्हीं 12 सुरों से जो है तो पूरा समंदर बना है। उसी को एक ने ऐसे रचा है, दूसरे ने अलग तरीके से देखा है। हर रूप लेकिन है संगीत का ही। अल्टीमेटली इट्स म्यूजिक, अल्टीमेटली इट्स दोज नोट्स। वही नोट्स हिट होते हैं तो एक उसको ये कह देता है, दूसरा वो। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और और बिल्कुल मतलब जायज है, लगे रहना चाहिए अपने और सतत उसमें। और इसी बात के ऊपर ना मैंने एक कुछ कुछ ऐसे थॉट्स लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ कि नहीं, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जहां आपको परफेक्ट लगने लगेगा ना, वहीं आपका नॉलेज लर्निंग जो है वो रुक जाता है। सो परफेक्शन इज अ फुल स्टॉप ऑन व्हाट यू आर लर्निंग। अगर हम उसको परफेक्शन से हल्का सा बैलेंस पीछे, हल्के तरफ एक कदम पीछे रहें उस जगह से, तो आप सीखते रहते हैं चीजों को, और सीखना ही जीवन है। करेक्ट, क्योंकि जैसे बिल्कुल कि सही। बात को भी बहुत मानता हूँ सोक्रेट्स जी के, कि भाई जर्नी इज इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट द डेस्टिनेशन। आप या रहिए, उससे बाहर आइए, देखिए और चार चीजें क्या उसमें आप कर सकते हैं। और तो यही तो ब्यूटी है, हर हर इंसान की, हर कलाकार की अपनी एक निजी सोच है। उस सोच को लेके वो आगे बढ़ता है, तभी तो कुछ नया कंट्रीब्यूट करेगा इन द वर्ल्ड ऑफ। पंकज जी, कि कहीं भी जस्टिस करने के पहले ना आपको अपने आप को जस्टिस देना बड़ा जरूरी बिल्कुल सही, खुद के है। साथ वो ईमानदारी तो हो। ये एक बात शायद आपसे मेरी फोन पे बात करते समय भी हुई थी, और ये बात हमारे बीच हुई थी कि हम, मतलब मैं आज बचपन से देखता आया हूँ कि जब पिताजी लोग गा रहे हैं, महाराज जी डांस कर रहे हैं, हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, ये लेजेंड्स कैसे हो जाते हैं? क्योंकि इनका संगीत इनके अपने लिए इतना प्रिय है। मतलब अगर अगर मैं एक 50,000 के ऑडियंस को, हर आदमी को केटर करना चाहूँ, अपनी नजर से बांधना चाहूँ, तो बहुत मुश्किल काम है। इसका एक ही रास्ता है कि आप अपने प्रभु से कनेक्ट करिए, जो प्रभु सबसे कनेक्टेड है। इट्स अ वेरी साइंटिफिक थिंग, कि अगर मैं उस एक ऑलमाइटी अपने हृदय से उस चीज को कनेक्ट करता हूँ, तो मैं शायद मेजॉरिटी वे में जो मेरे सामने लोग हैं उन तक पहुंच सकता हूँ। दिस इज इस ये कॉन्शियसनेस रहना स्टेज के ऊपर, और वो अपने संगीत से प्रेम करना ही एक लेजेंडरी कलाकार मेरे हिसाब से, मेरी समझ से तो बनाता है। कि एक हरकत या एक काम करने, मतलब आप ऑलरेडी एक जोन में हैं, गाना चल रहा है आपके मन में, अभी अचानक से आपको एक दूसरा, मतलब आप ऋषभ गंधार, रे और ग का देख रहे हैं, और आपको धैवत पे जाना है, वो करेक्ट सुर आप, मतलब बड़े पापा बोलते हैं हमेशा कि तुम्हारी सोच बेटा पहले वहां पहुंच जाएगी। अभी कितनी मजेदार बात है कि आप ऑलरेडी सारे ग मरे सारे ग, ऑलरेडी मेरी सोच पहुंच जाए म प ध, तो वो ध जब लगेगा
तो आपकी सोच के साथ वो मिलके वो करेक्ट जगह पे ही लगेगा। ये कितना बड़ा एक्ट है, अभी करने के लिए, आपसे बात करने के लिए इतने कैजुअली हम बैठे कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है जब मैं परफॉर्मेंस मोड पे आ जाए, स्टेज पे जाते ही दिमाग खराब होता है, बहुत कुछ होता है कि अरे ये भी बोल दूं, ये भी बोल दूं, वो भी बोल दूं। वहीं अगर शांति घटित घटित हो जाती है तो आप उस राह के एक छोटे से पूंछ को पकड़ के आगे चल रहते हैं। तो ये अगेन विवादी, संवादी और वादी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही। विवाद कीजिए, फिर आप अपने आप से संवाद कीजिए, और फिर उसको एक जगह पे जाके वादी, फिर आप वादी हो जाएं उसको लेकर, जहाँ पे आप सबसे ज्यादा स्टे कर सकते हैं। बिल्कुल सही। रिक्मी, कोई और सवाल है हमारे पास हाँ, ऐसे और एक इंटरेस्टिंग जो? सवाल है, हाँ धर्म प्रकाश मंटो ने पूछा था कि थिएट्रिकल सिंगिंग और नॉर्मल सिंगिंग में क्या फर्क है, या कोई फर्क है क्या? इनफैक्ट बड़ी अच्छी बात है कि शुक्र है कि मैंने अपने हिंदू कॉलेज में थोड़ा सा इब्तिदा करके, हमारा जो थिएटर ग्रुप है, हाँ जी, हाँ जी। उसमें हाँ। मेरी नौकरी लग गई थी। अगर उनमें से अच्छा कोई अच्छा। देख रहा होगा तो बोलेगा बेचारा वहां से भी कंप्लीट करके नहीं निकला। लेकिन वहां जाके एक बड़ी मजेदार बात समझ में आई कि पेट की आवाज का मतलब, पेट से निकली हुई आवाज क्यों हमें, मतलब करेक्ट रियाज फॉर्म भी उसी चीज का है। हम यूजुअली क्या करते हैं जब हम गाना गाते हैं, आप मैक्सिमम गाना सुनेंगे, जो हरकतें वो जबड़े की हरकतों से आगे निकलता है। हमारे घराने में तान वगैरह भी जबड़े की हरकत से नहीं निकलता है, वो कलेजे से निकलता है, छाती से निकली हुई तान, इसकी साधना बहुत कठिन है। और जिनके वो है जबड़े, जैसे जबड़े की हरकतें गजल में, ठुमरी में और इन सब चीजों में बहुत यूज होती है, बहुत अच्छा, क्योंकि वो उसको ब्यूटिफाई करती है। मतलब अगर मैं उधर बहुत जोर से तान मारूंगा तो उसकी ब्यूटिफिकेशन नहीं है, दैट इज अ करेक्ट पार्ट, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। बट थिएटर सिंगिंग में, जब हम थिएटर में मैं गाना गाता था तो बहुत टाइम मेरा गला बैठता था, तो मेरे सीनियर्स मुझे समझाते थे कि पेट से आवाज निकालो। तो हम प्रैक्टिस करते थे उस चीज को कि हम हिंदू कॉलेज में बैठ के स्टिफेनियन जो वहां पे हॉस्टलर्स हैं उनको हम लोग कुछ गलत शब्द बोल के उन्हें पुकारते थे, क्योंकि बदमाशियां थिएटर में हमेशा लगी रहती है, गाली गलौज। तो हम कोशिश करते थे वो चीज। बट इफ आई कॉम्बिनेट दैट, इस सवाल का मैं आपको जवाब देता हूँ कि इस तरीके मैं हमारा सारा मुझे लग रहा है केसरिया बालम के ऊपर ही निकल जाएगा सारा, या फिर मैं आप कुछ और भी गा सकते हैं अगर कुछ और ध्यान में आ रहा हो तो, व्हाई नॉट। जैसे पापा का एक भजन है, जननी मैं न जीऊं बिन राम, उसमें एक अप्रोच है जो मुझे लगता है कि थिएटर सिंगिंग का ही अप्रोच है। अच्छा। क्लासिकल गाने का कहाँ आता है शुरुआत, जननी हे जननी, तो हे जननी, बस इतना डिफरेंस है, हे जननी, हे जननी। लेकिन एक अप्रोच जो है वो थिएट्रिकल अप्रोच है, क्लासिकल है ना, थोड़ा क्रैक हो रहा है क्योंकि गर्मी काफी है। तो ये दो अलग प्रोडक्शंस हैं, आपके बॉडी से ये दोनों प्रोडक्शंस चालू हैं। जैसे कि ओपेरा में भी अगर हम जाते हैं, ओपेरा को भी देखते हैं, तो वो गले का प्रयोग कम कहते हैं, मतलब बहुत हल्का, इसका खाली सपोर्ट है आपको गले का, आपका पूरा साउंड प्रोडक्शन है इस टाइप की प्रोडक्शन है, जो कि आपके पेट से आपको सांस फेंकती है, आपका मुंह उसको टोन देता है। तो इस तरीके की चीजें थिएटर में ज्यादा उपयोगी हैं। और आई थिंक थिएटर में क्यों ये भी कि राइट फ्रॉम अगर हम देखें तो बाबा करन से लेके मोहन उप्रेती जी से लेके भास्कर चंदावरकर जी इतने लेजेंडरी लोग रहे हैं। और जैसे बाबा करन का मुझे स्पेशली याद आता है, अगर आपकी इजाजत हो तो, एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है नागमंडल। तो नागमंडल में एक इजाजत तो मैं गुनगुना के सुनाऊं आपको जल्दी से कि मैं भी जरा ब्रेक लेता हूं, वाटर ब्रेक। हाँ, बहुत प्यारा सा वो गीत था, और उसमें कहीं भी उन्होंने ये नहीं रखा था कि बहुत ही मुझसे थिएट्रिकल वे में गाएं या क्या, बस मुझे जिन्होंने सुना है, मैंने ये गीत सुना है लोगों से,
वो बताते थे कि कुछ लोगों का ग्रुप बैठ के बहुत ही सॉफ्टली इस गीत को गाता था। उसका अच्छा। असर जो था वो बहुत बड़ा असर होता था। और बाबा करम तो लोग कहते हैं कि जब वो रियाज़ करते थे बैठ के अपने घर में, तो उनके घरों के बाहर जो पेट्स एनिमल्स होते थे, कुत्ते होते थे गली के, वो भी सुर लगाने लगते थे उनके साथ। ओ, ऐसा उनका ये होता था। तो उनका गीत है नागमंडल का कि माया सी रजनी सपनों की सजनी, माया सी रजनी सपनों सी सजनी, जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे प्रिय संगिनी, जागो रे प्रिय संगिनी। क्या बात। तो बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से गाने वाला गीत, हाँ, बनिस्बत उसके कि जो हम रेगुलर उसमें सुनते लेकिन हैं। हाँ जी, सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। आपने यही बात कही ना, लेकिन मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये जो आप गा रहे हैं, इसका सॉफ्टवेयर, अब अभी आपने आवाज ऐसा हल्का हल्का करके गाया, लेकिन जब थिएटर में वो चीज, क्या माइक वगैरह तो होता नहीं है, अगेन करेक्ट। वो वाली बात है, लेकिन उसका जो अंदाज है कहने का, वो बहुत करेक्टली सुनाई देता था, इसी वजह से, क्योंकि वो लोग शब्द बड़े चबा के गाने का, जावो रे डा 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 डा। अब जैसे मेरा एक गाना है, जैसे ये बड़ा ही थिएटर किस्म का एक साउंड करने वाला चीज थी। हम ओरे बदरिया तारे बदरिया उड़ जा रे विदेश, जाके पिया को मोरे पिया को दीजो तू मोरा संदेश। तो इसमें जो दीजो तू, ये मेरे को चेस्ट में असर करता है मुझे, दीजो तू मोरा संदेश। तो ये बहुत बड़ा रोल है। अगर इसी चीज को मैं अपने भावनाओं में हिसाब में गाने लगूं, ओरे बदरिया तारे बदरिया उड़ जा रे विदेश, अब जाके पिया को मोरे पिया को दीजो तू मोरा संदेश। दोनों मेलोडिकल है, लेकिन एक में मैंने थोड़ा एम्फेसाइज ज्यादा रखा, दूसरे में मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं माइक सिंगिंग कर रहा हूँ। हाँ, और आई थिंक थिएटर सिंगिंग में एक चीज और है, टू कंक्लूड दैट आंसर, आई थिंक कि उसमें एक तो ये फैक्टर है ही कि हम एक लाइव ऑडियंस के लिए गा रहे होते हैं, तब तक एक आवाज पहुंचाने की एक जिम्मेदारी भी होती है। और अगर एक अकेला गायक गा रहा है तो वो पूरी ताकत लगा के गाता है। पर ये उस टेक्स्ट पे भी डिपेंड करता है जो टेक्स्ट हम कर रहे होते हैं। अगर टेक्स्ट उतना रॉ है जो हमसे डिमांड कर रहा होता है, तो हमने देखा है जब पीयूष मिश्रा जी जब वो हारमोनियम लेके खड़े हैं और जब वो पूरा वो तान लगाते हैं, एक गर्दन पे सैकड़ों चेहरे, तो he doesn't care much, though he is absolutely in सुर। कोई नहीं कह सकता कि वो सुर में नहीं है, लेकिन हाँ उसके बावजूद उसका जो उठान है वो ऐसा है कि उस टेक्स्ट में उस गाने की जो अहमियत है, उस गीत संगीत की जो अहमियत है, उसको पूरे फोर्सफुली वो निकाल के और आप तक पहुंचा देते हैं। तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस पे भी। तो उस लिहाज से थोड़ा बहुत फर्क आता है उसमें। और कोई ऐसा सवाल है रिकमी जो हमें लेना चाहिए? हाँ, मैं भी डेविल्स एडवोकेट बनने ही वाली हूँ, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और बहुत सारे क्वेश्चंस है। दर्शवर्धन जी ने तो बहुत सारे सवाल पूछे हैं, उसमें से एक सवाल मेरे बहुत मैं, अच्छे मित्र हैं और उनका कोई एक सवाल लिया जाए नहीं तो मेरी कुटाई होने की संभावना है। हाँ, उनके बहुत सारे अच्छे सवाल है, लेकिन हमारे पास बाकी सवाल इतने हैं क्योंकि हम सारे सवाल नहीं ले पाएंगे। उनका बताइए। एक सवाल लेते हैं। उन्होंने पूछा है कि ये बताइए कि अपने पिता और बड़े पिता के अलावा आप किन शास्त्रीय गायकों के फैन हैं और किस बात के लिए? ये मेरा भी एक सवाल था, वो उस कॉन्वर्सेशन में मैंने मिस किया। थैंक यू दर्श जी।
मुझे वो याद दिलाने के लिए भी। देखिए, जी। मैं सुनता, मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ, बट मैं ये बड़ी कठिन बात है, मतलब ये बहुत ही एक्चुअली देखा जाए बहुत कठिन है, नहीं तो नहीं। मैं कैसे इसको पोर्ट्रे करूं, मैं बहुत मुझे बहुत पसंद है राशिद खान साहब, मुझे बहुत पसंद है अरे वाह! अपने अरे भीमसेन जी, उनका गायन मुझे बहुत पसंद है। और बट देखिए क्या है ना कि वही अगेन, मैं हमेशा बड़े सीना चौड़ा करके ये बात बोलता हूँ, और अभी भी ये बात बोलूंगा कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ अपने पिताजी लोगों के गाने का। नॉट बिकॉज ही इज माई फादर, not because he's my father, but because I'm a genuine fan. Why? Because I get everything uh, from their singing. There is shanti, there is action, there are so many emotions involved when I'm listening to them. मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सुनता बहुत कुछ हूँ, बट मैं बहुत ही खाटी जेन्युइन, मतलब ये आप पॉलिटिकल बता लीजिए कि भैया मैं तो इसी पार्टी का हूँ, मैं इस वजह से पार्टी का हूँ क्योंकि मेरे लिए संगीत सुनना एक अलग चीज है, बट वो उसका पूरा जो आचरण है, उसका हृदय, उसका कनेक्शन, वो किस तरीके से वो सुर को, मतलब अगर गंधार है, मध्यम है, तो उसका पुकार क्या है, मतलब वो पूरा जो इमोशनल, मतलब वो जो पूरा पूरा एक थिएटर है मेरे लिए वो संगीत देखना। तो मैं बहुत फैन हूँ अपने पिताजी लोगों का, क्योंकि मुझे उसमें सारी बातें, जितना एक शुरुआत से एंड तक में जो एक ख्याल गायकी का चीज है, उसके बहुत छोटे छोटे हर चीज के झलक, क्योंकि आजकल कॉन्सर्ट बड़ा टाइम कम कर दिया गया है। अभी तो खैर कॉन्सर्ट्स हो ही नहीं रहे, ये 2-2 ढाई घंटे मैंने एक एक राग सुना हुआ है पापा लोगों का। आजकल वो सीमित होके 1 घंटे के अंदर, भाई पंडित जी आपके पास 45 मिनट है, तो बहुत कम हो गया। लेकिन मैं पुरानी रिकॉर्डिंग्स जो सुनता हूँ, जो 1.5-2 घंटे के एक राग की बरतने की बात है, और आप उस राग में कभी जीवन में बोर नहीं हो सकते हैं, वो संगीत मुझे अपने पिताजी लोगों में देखने को मिलता है। तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। इसके अलावा अभी मैं हाल ही में ये बात बोलना शुरू हो गया हूँ कि मैं वेंकटेश जी का बहुत बड़ा फैन हो गया इन दिनों, क्योंकि वो भोलापन जो है उनका, साउथ के होके वो नॉर्थ क्लासिकल गाते हैं, और लेकिन जो जिस भोलेपन से उनको देख के मुझे बाल गंधर्व जी का याद आता है। बाल गंधर्व नाट्य संगीत के बहुत बड़े एक नाम रहे हैं, और शशि व्यास जी हैं, सीआर व्यास जी के सुपुत्र शशि व्यास जी हैं, शशि अंकल, उन्होंने मुझे उनसे रूबरू कराया था। जब मैं ये आत्मा, इन गाने में आत्मा डालने वाली बात के ऊपर हमारी बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा जवाब बाल गंधर्व के गाने में छुपा हुआ है। उन्होंने बाल गंधर्व जी का गाना सुनाया, और मेरा जाके वहां लग गया मामला, मन लग गया मेरा कि हाँ भैया ये हो गया। अब क्या हिसाब है कि जब मुझे एक सोर्स से सारी चीजें मिल रही हैं, जैसे पहले गुरु लोग कान के अंदर आपको मंत्र दिया करते थे, एक राम का नाम या शिव का नाम या कृष्ण का नाम दिया करते थे, तो कहने का तात्पर्य होता था कि एक चीज मिला है, पहले इस जन्म में उसी चीज को जान लो, पूरा उसको अच्छे तरीके से देख लो कि क्या है। तो वो इतना अनंत सिंगिंग पिताजी लोगों का है कि उससे अभी बाहर मेरे ख्याल इस जन्म में मेरा निकलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। नहीं, जायज है। अभी जो आप महसूस करते हैं, जिस तरीके से आप चीज को देखते हैं। आपको एक बात बताता हूँ, अभी ये महज 5-6 साल पहले की बात है। महाराज जी, नाना को, बिरजू महाराज जी को मैं चिन्मया मिशन पे डांस करते हुए देख रहा था, उसके स्टेज पे। तो चिन्मया मिशन का स्टेज और ऑडियंस का डिस्टेंस बहुत कम है, और किस्मत से मुझे पहली आगे की रो में सीट मिल गया मुझे, जो कि उनके प्रोग्राम में मुश्किल होता है मिलना। यूजुअली मैं फ्लोर पे बैठ के उनका प्रोग्राम देखता हूँ, नाना जी का अपने। और तो क्या हुआ कि वो डायगनली, मतलब उधर कॉर्नर से राधा ने मटकी पकड़ी हुई है, और वो वॉक करके आ रहे हैं। वो चाल आ रहा था, वो एक दिखा रहे थे, ऐसा भाव कुछ कर रहे थे। उसमें एक जगह पे, अब वो वृंदावन के रोड से आ रहे हैं, पक्की सड़क तो वहां बनी नहीं है। एक जगह ऐसा आया जहां पे उन्होंने कांटे को लांगा, कांटे को लांग के गए वो। हम कनेक्शन सही चल रहा है हमारा, या हम अटक गए, कुछ हो गया? चेक चेक, आई डोंट नो। चल रहा है।
चल रहा है? ओके रिकमी जी, हाँ। तो वो कांटे को लांग के हाँ रिक में मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए ब्लूटूथ हटाया क्योंकि वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था मुझे, तो मुझे हल्की सी तकलीफ होगी सुनने में, लेकिन रिक में यू कैन गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू वांट टू टेक। नहीं वी कैन हियर यू, मेरी बात खत्म नहीं हुई थी, मैं फटाफट कंपाइल करता हूँ इस चीज को। तो वो ओह सॉरी जी वो कांटे को लांग के महाराज जी आगे बढ़े हैं, और वो कांटा मुझे समझ में आया, और right at that moment I could see the whole Vrindavan on stage just because of his one movement। अब मैं तो बचपन से उनको देखता हुआ आ रहा हूँ, उस दिन क्या अनुभूति हुई, कैसे भगवान ने मुझे वो विजन दिया, या कैसा वो पोर्ट्रे कर रहे थे कि वो कांटे को कैसे लांगा जाएगा अगर वो डांस फॉर्म में लांग रहे। तो जब मेरे को इतना सारा मेरे पास मटेरियल मुझे घर पे मिला हुआ है, तो मैं अभी हो सकता है अगले जन्म में मैं और इतना बेहद फैन मैं और किसी का हो पाऊंगा, शायद अभी तो मुश्किल है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, प्रतिभा चंदम जी ने पूछा है, जो कि शायद आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता है। वो पूछ रही है, तीव्र सप्तक पे मेरा सुर जल्दी नहीं लग पाता है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? तीव्र सप्तक जी, तीव्र मध्यम होता है, तीव्र सप्तक तीव्र मध्यम बोलते हैं। तीव्र सप्तक मेरे ख्याल से शायद से वो ये कहना चाह रही हैं कि ऊपर के नोट्स जो मुझे भी यही लग रहा है। तार सप्तक। रिकमी जी आप म्यूट हो गए। तार सप्तक पे उनका सुर नहीं लगता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जिस सुर से वो गा रही है उस सुर से 1-2 सुर नीचे उतर जाए। अगर वो सी से गा रही हैं, जैसे यहाँ मैं सी पे तानपुरा ऑन करता हूँ, सा रे ग म प ध नी सा, भी गला भी बैठ रहा है, सा रे ग म प ध नी सा रे ग म प, मैं सी से प तक पहुंचा हूं, प प ध लगाने में मुझे तकलीफ है, तो मैं क्या करूंगा, एक नोट डाउन आ जाता हूँ, सा रे ग म प ध नी सा रे ग म प ध प म ग रे सा। ये करने से आपका पहले तो तार सप्तक का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और धीरे धीरे आपके गले के मसल्स जो हैं वो हल्का हल्का फ्लेक्सिबल होने लगेंगे, एक्सपैंड होने लगेंगे, जब वहां आप एक नोट डाउन आके प्रैक्टिस करना चालू करेंगे। और हम सभी के वॉइस में हमारा अपना एक पिचिंग है, उससे बहुत ज्यादा ऊपर जाने की भी जरूरत नहीं है। हर किसी का एक लिमिटेड स्पेस भगवान ने दिया हुआ है, उससे बहुत ऊपर जाने के। अब मैं compete करने लगूं कि नहीं जी, नुसरत फतेह अली खान साहब तो वहां से गाते थे, ऐसा नहीं कि मैं वो सब कर नहीं सकता हूँ। 1-2 बार ऐसा हुआ है कि उनका एक गाना है, तेरे 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 बिना रोगी होए प्यासे नैन, उन्होंने बहुत ऊंचा गाया है उसमें, तो कभी गला साथ दे रहा था तो वो ऊंचा सुर मैंने लगाया जरूर, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं था वहां पे, तो मैं क्यों करूं उसको वहां पे। तो हम डाउन आके अगर आप प्रैक्टिस करें मैम। और एक चीज है कि हमारे अपने बहुत ही सिंपल पलटे जो हैं, सारे ग म प ध नि सा के ही वैरायटी में एक पलटा है, सारे ग रे ग म प म प ध नि सा। ये एक ऐसा पलटा है कि जो कि आपको पुश देता है अगले सुर के लिए। अगर आप इसको सुनेंगे तो सा रे ग म प म प ध नि सा रे ग म प म प ध प ध नि। तो वो वो पधा ने मेरे को निषाद तक का पुश दे दिया, तो मैं अभी जो निषाद नहीं लगा सकता था इस सुर पे, मैं लगा पाया। तो ये एक पलटा बहुत अच्छा है रियाज करने के लिए, आपके सुर को एक्सपैंड करने के लिए। क्या बात है। ये बात अगर आज से 12-15 साल पहले मुझे बता देते तो मैं कभी भी शास्त्रीय ज्ञान छोड़ती नहीं। मैं इसी डर से छोड़ चुकी थी कि मेरा सुर वहां तक पहुंचता नहीं है, और मेरे आसपास तो सब लोग लगा रहे हैं और मैंने छोड़ दिया गाना। नहीं, आपका गाना कभी भी शाउट बनने लगे तो वो आपके कंठ को तकलीफ देने वाला है, आप उसी से थोड़ा सा नीचे आ जाएं, बचे। हाँ जी, उससे बचे। अभी मैं डी शार्प से प्रैक्टिस करना चालू कर दिया था, जहां से मेरे पिताजी लोग गाना गाते हैं। मैं गा ई से भी लेता हूँ। मेरा एक गाना है छल्ला करके, यूट्यूब पे हम 1 मिनट का ही रिकॉर्डिंग डाला है, दैट इज ई से मैंने गाया है। सारे गा मा पा धा नि सा छल्ला पेरी ओए बूढ़े वे वतन महिदा,
दूरे वे जना पहले पूरे वे गल सुन छलिया छोरा वे। ये मैंने फॉल्स लगाया है, बट वो टॉप नोट मेरा खुला हुआ उस गाने में गया हुआ है, लेकिन उस दिन मेरा गला साथ दे रहा था तो मैं चला गया वहां पे। लेकिन ये रोज की बात नहीं है। अगर मुझे इसको रोज की बात बनाना है तो मुझे इससे नीचे आके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सा हो ना छला बेरी ओए छो छोरा भी कदलाया वे कदलाया वे कदलाया वे कदलाया। अब ये कंफर्टेबल हो गया मेरे लिए। तो जब ये लगने लगेगा तो यहाँ मेरा मसल एक्सपैंड होने लगेगा और धीरे धीरे ये ऊपर के सुर पे भी आप अप्रोच कर पाते हैं। उसके बाद दो गानों का रिक्वेस्ट भी है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात जी। जो दो गानों का क्रम है रिक्वेस्ट। उसका। अरे वाह। एक तो मृत्युंजय ने लिखा है आपका मित्रा गाना बहुत बढ़िया है, उसको जरूर दो एक पंक्ति सुनाए। जी जरूर। और पंकज जी कुछ बात कह रहे थे, वो उसके बाद करें या अभी? नहीं, मुझे लगा कि आपने जिस तरीके से बात को अभी पिछले क्वेरी को वो कहा है, वो बहुत ही विशुद्ध प्रक्रिया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वो, कि आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा पीछे बढ़ के धीरे धीरे आगे बढ़ने की तैयारी की जाए। और जी उसका तो पूरा उसकी पूरी शिक्षा प्रणाली लिखी हुई है हमारे शास्त्रीय संगीत में हाँ, बट या इसके साथ अगेन आपको एक नाट्य कला में। बहुत अच्छा है। मैम को मैं एक और जवाब इसी बात का देना चाहूंगा कि आप गुरु ढूंढिए अपने लिए। क्योंकि क्या है, अभी आपने तो सवाल पूछा है, आपका सवाल पूछना भी हमारे पास टाइपिंग में आया है, हमने आपकी आवाज नहीं सुनी है। तो आवाज सुनने के बाद ही डिसाइड होता है कि भैया आपका रेंज क्या है और क्या कहाँ से आपको गाना चाहिए, कहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करें। एक अच्छा मिड रेंज हो जहाँ पे आप नीचे के मंद्र सप्तक में पंचम मध्यम तक जा सकें और तार सप्तक में गंधार मध्यम तक जा सकें। मध्यम भी बहुत ऊंचा है बोल रहा हूँ मैं। अगर एक ये आपको एक क्या बोलते हैं पिच मिल जाए, आपका एक ये ऑक्टेव मिल जाए आपको, कि जहाँ पे आप नीचे प और ध तक आ सकते हैं, अरे सॉरी प और मध्यम तक आ सकते हैं और ऊपर के सुर में गंधार तक जा सकते हैं, तो वहीं रियाज करें। जैसे मेरा अगर ये सा नी ध प ध नी सा ग म ध नी सा ग म ग सा, ये मेरे लिए बहुत अच्छा रेंज है रियाज करने के लिए। इससे नीचे के भी सुर पुख्ते हो जाएंगे, ऊपर के भी हो जाएंगे और मसल्स थकेंगे। मित्रा। बहुत सही। आप मित्रा हो जाए एक बार, मित्रा। मतलब वो इनफैक्ट मैं अब बात करूंगा मृत्युंजय भाई अगर सुन ही रहे हैं, ऑफ कोर्स उस मित्रा गाने में भी एक बड़ी मजेदार बात है। उसमें भी मेरा वो डी से ही गाना है जहाँ पे अभी सुर लगाया हुआ है, उसमें मैंने पंचम एक हिट किया है जो कि मेरे दिल के बड़ा करीब है। वो भी उस दिन भी पता नहीं अलग ही गाना हो रहा था। आंखें खोल मित्रा ये प करके गया है और बहुत कंफर्टेबली गया है, जो कि शायद अभी ना जाए, बट मैं 2 लाइन गुनगुनाता हूँ आपके लिए। आंखें खोल मित्रा आंखें खोल मित्रा यूं ही बैठे सोच रहा क्या, यूं ही बैठे सोच रहा क्या, एक कदम आगे बढ़ा, एक कदम आगे बढ़ा, आंखें खोल मित्रा आंखें खोल मित्रा। जग का क्या है, जग तो बन है, इस जग में तेरा जीवन है। मन के बन में चिंगारी से एक बारी आग जला, आंखें खोल मित्रा
और ये मेरे बड़े वाह पिताजी वाह का बड़ा पसंदीदा गाना है मेरा, वन ऑफ माय। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत गीत है नेत्रा, मतलब थैंक यू सर। प्रतिभा जी ने आपको शुक्रिया कहा है स्पेशली। और एक गाने का रिक्वेस्ट है, लेकिन इसके पहले दर्श जी का और एक सवाल पूछ लेते हैं। जी। दर्श जी ने ये भी पूछा है, पिता और गुरु आपके एक ही है, पर व्यक्ति तो एक ही है। इंसान के तौर पर आपने पिता से ज्यादा सीखा या गुरु से? इंसान के तौर पे आवाज कट गई थी। इंसान के तौर पे आपने अपने पिता इंसान से ज्यादा सीखा है या अपने गुरु से ज्यादा सीखा है? बिल्कुल, कि पिता से मैंने आध्यात्म सीखा है, गुरु से मैंने संगीत सीखा है। ये आप बिल्कुल सच्चा जवाब है। क्या बात। मेरे दोनों पिताजी लोगों का आध्यात्मिक साथ जो मेरे जो सर के ऊपर है, वो मैं कभी जीवन में उस चीज का उधार चुकता नहीं कर सकता हूँ, कभी कभी भी नहीं कर सकता हूँ। वो इतना, मतलब मैं बोलते हुए शायद मैं थोड़ा इमोशनल भी हो रहा हूँ, क्योंकि इतना वो जोड़े रखते हैं बात से, हर हर चीज के साथ उनका एक इतना मजेदार प्यारा सा एग्जाम्पल होता है, जो कि उन्होंने भी अपने पिताजी से लिया है, सीखा है, खुद विचार करके बातें करते हैं। लेकिन वो जुड़ाव जो है ना, वो हमारा रूट है। तो पिता से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त होती है, गुरु से भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन गुरु से संगीत की शिक्षा प्राप्त होती है। आध्यात्म हमारे जीवन में हमारे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो मेरे फादर हैं, तो वो हमेशा जीवन की ना बहुत छोटी छोटी बातें और बहुत बड़ी बड़ी बातों को बचपन से मुझसे बात करते आए हैं, चाहे किसी भी प्रकार का हो। मतलब इतना तक की बात है कि मैं कभी शर्माया नहीं उनसे अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात करने में, मैं कभी शर्माया नहीं उनकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात करने में जो उनके शादी के पहले रही हो। तो मेरा बड़ा ही बहुत ही उम्दा रिलेशन है अपने फादर से। और एक मैं इसमें कोट करूंगा बात, दादाजी हमेशा पिताजी लोगों को बोलते थे कि अपनी मित्रता अपने उम्र से बड़े लोगों से रखा करो, तो उससे तुम्हें आगे आने वाले जो भी अड़चन है उसके बारे में तुम पहले ही प्रिपेयर्ड रहोगे। ये बात मेरे कान में पड़ी। उसी के साथ मम्मी के साथ बात चल रही थी कि गणेश और कार्तिक, गणेश भगवान ने 3 चक्कर अपने माँ बाप के मार लिए, और कार्तिक चले गए तीनों ब्रह्मांड घूमने के लिए। तो वो रिलेट हो गई, वो इसी वजह से रिलेट हो गई क्योंकि मैं बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हो गया अपने पिताजी लोगों की वजह से। तो मैंने कहा कि जब बड़ों को मित्र बनाना ही है तो मेरे तो घर में बैठे। प्लस एक और मजेदार बात है कि उनसे मैं बात करने में घबराता नहीं हूँ। अगर कुछ मैंने गुस्ताखी करी और अगर उन्होंने मुझे डांट दिया तो वो वहीं आई गई हो जाएगी, वो गुस्ताखी में बाहर जाके नहीं करूंगा, और बाहर से डांट सुन के अपनी ईगो को हर्ट नहीं कर पाऊंगा। वो घर पे ही सलट जाता है, वो वहीं उसको मिल जाता है कि हाँ ये बेटा करेक्ट जगह है या ये नहीं, इसके बारे में तुम। और उन्होंने मना तो कभी भी नहीं किया किसी चीज के बारे में सोचने के लिए, कभी भी नहीं। वो बोले तुम खुद सोचो, देखो, जानो, खुद का ज्ञान तुम्हारे साथ रहेगा तो हमेशा साथ में बसा रहेगा, अपने खुद एक्सपीरियंस करोगे उस चीज को। मैं बोलता हूँ कि चलो, जैसे एक एग्जांपल की बात है कि बंजी जंपिंग है, मैंने बता दिया कि नहीं ऊपर से गिरते हैं तो ये लगता है वो लगता है, वो ये बोलेंगे नहीं बेटा कराओ, फिर बात करते हैं। इस टाइप की बात होती है उनसे। बहुत ही अच्छा रहा आज की शाम इतनी खूबसूरत रही। स्वरांश, आपके तौर से, आपके तरफ से ही हम लोग अपने शहर पूरे परिवार की तरफ से दो पंडित राजन जी साजन जी को हमारा नमन। उनको सुनते रहेंगे। आपने हमारे साथ इतना वक्त गुजारा, इतने सारे अच्छे बातें कही। मैंने जैसे कहा कि मुझे अगर ऐसा कोई मिल जाता तो आज से 12-15 साल पहले ये कह देता कि ऐसे हाई नोट लगाया जाता है, तो शायद मैं गाना नहीं छोड़ती। बहुत खूबसूरत रहा, बहुत अच्छा रहा। नहीं, आप गाना, अब आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? ये भी मैंने स्टेज से बड़े पिताजी को जवाब देते हुए सुना था। वो बंदा बोलता है कि मुझे गुरु नहीं मिल रहा, तो उन्होंने बोला था क्या सटीक बात है, कहते बेटा जहां झुकोगे वहां गुरु मिल जाएगा। पेड़ भी हो सकता है, पौधा भी हो सकता है, चिड़िया भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इस बात को ये मत बोलिए रिकिमी जी कि मैंने छोड़ दिया या कुछ है। अगर आपको संगीत मिला है तो you can आवाज कट गई, आप अपने लिए एटलीस्ट उस चीज का आनंद ले सकती हैं। हाँ, अपने लिए खूब आनंद लेते। अब तो मुझे मेरे सबसे बड़ी मुरीद मिल गई है, मेरी अपनी बेटी।
वो मुझे सुनती है, सुबह शाम सुनती है। हम वो भी नहीं सोएगी जब तक मैं नहीं गाती। नेक्स्ट टाइम हम आपसे ही सुनेंगे कि आपने क्या। जरूर। पंकज जी कुछ पंकज पंकज को क्या ही शुक्रिया अदा करें, लेकिन पंकज के लिए भी रिक्वेस्ट आ रहा था कि पंकज अपनी कुछ शायरी सुनाए। मैंने बोला हमारे पास एक बड़ा सरप्राइज है कि पंकज शायद हर हफ्ते हमको शायरी सुनाने वाला है, बहुत बातें करने वाला है। तो यही सरप्राइज के साथ हम आज आप सब लोगों से विदा मांगेंगे। और जाते जाते और एक जो रिक्वेस्ट था, शायद आपने स्वरांश ने 2 पंक्तियां गा करके लोगों को उकसा दिया है। मेरा कुछ सामान फिर से 2 सेंटेंस सुनाते हम लोग आज का कार्यक्रम खत्म। अच्छा, मेरा कुछ सामान की जगह पे अगर मैं कुछ और गाने का प्रयास करूं तो चलेगा? वो अच्छा हाँ लगेगा? हाँ, प्लीज प्लीज। मैं रिक्वेस्ट टालना नहीं चाहता हूँ, बट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और पंकज जी ने मुझे बोला था कि क्लोजिंग में एक गाना आप गा दीजिएगा, तो मेरा बड़े दिल के करीब है ये गाना, अपना ही बनाया हुआ है। आई वुड लाइक टू सिंग दैट फ्यू लाइन्स। बात है कुछ ऐसी, मन ही मन जो है आती, मन का क्या है मन तू है बाबरा, जो इसे समझाया सुनता ना ये है पागल, उलझा है तुझ में ये बाबरा, तू ही सिताओ जियारा रे, तेरे ही सपनों का मारा रे, तेरे नैना तारे जियारा को अति भाए रे, धक धक करे मन यो लागे नाही तोरे दिन रे, हम सो बोलो बोली आँख बिचोली करूँ न तुम हजूर, तुम बिन अब मन को आए ना एक पल को रास रे रास रे, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, लॉकडाउन चल रहा है सामान रखे रहो, खुलने के बाद मैं लेने जरूर आऊंगा, वो सामान रखो एंड एंजॉय इट प्लीज। अरे वाह, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। दिस वाज टू कंपाइल द गपास्टिक टर्म, क्योंकि हम बहुत बीच में बहुत सीरियस बात पे भी उतर आए थे। हाँ इसीलिए तो नहीं, मैंने हमने बोला बहुत था, मुझे मैंने बहुत एंजॉय शुरुआत में किया, ही बोला बहुत था कमाल की बात हुई। पंकज और स्वरांश दोनों ही गप के लिए जाने जाते हैं, और जब ये दोनों साथ होते हैं हम गवाह हैं। हमने देखा है ऐसे प्लेटफॉर्म्स में कि वो गप खत्म ही नहीं होता, 1 घंटे का ब्रेक कब 2 हाँ घंटे ये में बदल जाता है हमको पता नहीं है आज हम चलता। स्टार्ट भी थोड़ा लेट हुए टेक्निकल वजह से। पंकज जी की आवाज चली गई। क्या आप बोल रहे थे सर? कुछ कह रहे थे आप अभी? सॉरी आपकी आवाज नहीं आई, आप मुझसे कुछ कह रहे थे? जी आप कुछ कह रहे थे, वो हमारी बात अधूरी, आप कुछ अभी बोल रहे थे, वो म्यूट हो गया था कुछ शायद। just give me a moment, I need to I think reconnect. चेक मुझे सुनने में बहुत आई थिंक इंटरनेट कोई नहीं, विल कंटिन्यू। जो हमको देख रहे हैं बाद में ज्वाइन किया है, ये फेसबुक लाइव पे अपलोडेड था, तो कुछ दिन तक फेसबुक में भी दिखेगा, उसके बाद किश्तों में हम लोग यूट्यूब में भी अपलोड करेंगे। हम लोगों को फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो नहीं, हम मच, लोग गुड नाइट। डेफिनेटली, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी कुछ है जो कि क्योंकि दुनिया ऐसी है म्यूजिक की और इन सब बातों की कि ये सिर्फ एक इंसान और पंडित जी राज मिश्रा साधु मिश्रा जैसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में ना रह के ये तो कमाल की ऐसी लेगेसी है जिसके बारे में हम दिन रात एक कर सकते हैं, बात करते हुए, हमारी एक जानते और हुए, समझते हुए, एंजॉय करते हुए। हमारी ये एक तो ऐसी दुनिया है जो हम खंगालने के लिए बैठे थे। 2 हमारी घंटे में हम क्या कर लेंगे इसके बारे में? हमारी एक बात रह गई जो हमने डिस्कस किया था, और उसी से अब मैं भी मुंह बंद करने वाला हूँ कि हाँ, आपने बोला भी था कि आप व्यूअर्स को क्या बोलेंगे, और हमारी एक वो पूरा टॉपिक था
वो था मौन का टॉपिक, और अब हम सब लोग को वो मौन ले लेना चाहिए कि संगीत में मौन होना बड़ा जरूरी है। इस चीज की हमेशा मुझे शिक्षा मिली है, और मैं कोशिश यही रखता हूँ कि वो मौन हमेशा बरकरार रहे, क्योंकि जब तक संगीत में मौन नहीं रहेगा, संगीत संगीत नहीं रहेगा। मैं मौन में जा रहा हूँ, अब आप कंपाइल करें प्लीज। भूल चूक Thank you Swaransh, thank you Pankaj, thank you everyone. Good night. गुड नाइट फिर मिलेंगे जल्दी इसी हफ्ते शायद। जी, टेक केयर। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, और आई थिंक हमें एक और सेशन और ये जो दुनिया है पूरी की पूरी, इतनी ब्यूटीफुल म्यूजिक की जो ये दुनिया है, कहाँ मौका मिला है हर बार कि हम उसकी बात कर पाए, समझ पाए, और उसे अपने अंदर भी थोड़ा उतार पाए। वहां पर ये गपास्टिक, और मैं अपनी तरफ से थैंक यू सो मच टू रिकमी, और आपको स्वरांश जी, आपको सुन के बहुत ही म्यूजिकल रहा हमारी ये शाम, बहुत संगीतमय रही। ये इसकी मुझे बहुत खुशी है कि बहुत कुछ सुनने के लिए मिला। और केसरिया तो, और आपने रंजिश से सही गुनगुनाया मेरे लिए, तो मैं वेरी हैप्पी। ऐसा कोशिश लग किया रहा था, है बट मैं भूल चूक मेरी माफ करें, क्योंकि मैं वो गाता नहीं हूँ इसी वजह से। बट चलिए, ठीक ठाक निकल गया। बहुत छोटा सा हम सबका जो है सो क्षणभंगुर एक जीवन है, उसमें एक बहुत ही कमाल का हमें एक मोमेंट मिला आपसे बात करने का, जी, आपकी लेगेसी को समझने का। और ये उतना वक्त तो नहीं है कि जिसमें हम सारी बात समझ पाए, पर हाँ, बिल्कुल। ये इंटरेक्शन हमें बहुत कुछ जो है सो लाइव रखेगा अंदर, कुछ जी, जिंदा रखेगा अंदर, वो एक इम्पोर्टेंट है। मेरी तरफ से, स्पेशली मेरी टीम की तरफ से, और मेरी तरफ से तो पंडित जी राजभूषण साहब मिश्रा को पैर छू के आप मेरा प्रणाम आप दें। और हो सकता है हमारी बातचीत खत्म होगी तो मैं एक बार आपको पर्सनली कॉल करूंगा उन्हें प्रणाम कहने के लिए। जी, 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 जरूर। इन गुरुजनों का आशीर्वाद रहे हमारे ऊपर। जी, ग्लोबली, इस पूरे दुनिया में उनकी आवाज जो है सो बहुतों को शांति देती है, रिलीफ करती है, कहीं और कनेक्ट करती है। ये जीवन भर बना रहे, ये प्रार्थना, यही आशा है। एंड वी विल डू अनदर लाइव सेशन विद यू सरांश। या एक और हमें करना पड़ेगा, एक और जिसमें और बातें होनी चाहिए, और गाने, और गाना बजाना, और ऑडियंस का साथ, क्योंकि आई थिंक बहुत लोगों के पास बहुत कुछ सवाल है देखिए, जो कि वो कुछ और भी जानना चाहेंगे। हम शायद और स्वरांश के साथ और भी कनेक्ट करेंगे। हम लोग जल्दी ही शहर के साथ कुछ सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स प्लान कर रहे हैं। शायद स्वरांश अवेलेबल होंगे तो हम यस उसके बारे में भी सोच सकते आप हैं। लोगों को एक बात बताता हूँ, एक चीज ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जेन्युइनली बहुत सारे सवाल रह जाते हैं। जो पूछ लिया आपने वो तो हो गया उनका पूरा, जितने सवाल रह गए ना उसको आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं अपना बेस्ट उसमें जवाब करके आपको जरूर। क्या बात, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑडियंस बैक विद इट। वैसे फेसबुक में आपको टैग कर दिया जाएगा सारे सवालों में। आप टैग कर दीजिए हाँ, मुझे। ये बात भी है, ये बात बहुत भी है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू, टेक केयर। ठीक है। ओके, Thank you so much, Saranshi. Thank you, everyone, and बाय God bless. God bless. Thank you so much. बाय। Amazing.